डालते हैं और निफ्टी इस समय थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है 19,800 पर। आज जो सुबह हमारी एक अप्रोच थी कि आप आज स्ट्रेंथ में बाय करिएगा। 19,729 जब निकले उसके बाद ही बाय करिएगा, तभी बेटर रहेगा। लेकिन आज जो हुआ एक अच्छी चीज़ हर्षदा, कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट को टाइगर की ज़रूरत थी, वो टाइगर जिंदा है वाली बात आज फिर साबित हुई। आज मार्केट को एक नहीं 3 टाइगर मिले, रिलायंस, आईटीसी और लार्सन एंड ट्यूब्रो। ब्रॉडर मार्केट में कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मार्केट की प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गई थी कि लार्ज कैप में कोई भी एक स्टॉक ऐसा नहीं था जो मार्केट के लिए खड़ा होकर लड़ रहा था। आज एटलीस्ट मार्केट को 3 महारथी मिले जिसने अच्छी खासी लड़ाई की सॉर्ट ऑफ भूमिका निभाई, और उसमें जैसा मैंने कहा रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो और आईटीसी। और एसबीआई और कोटक लोअर लेवल से इन दोनों स्टॉक्स ने बैंक निफ्टी की कमान संभाली, और बैंक निफ्टी भी अब इस समय ऑलमोस्ट डे हाई पर। बस एक एचडीएफसी बैंक है जहां से कंट्रीब्यूशन की जरूरत है ऑल टाइम हाई मिड कैप इंडेक्स के लिए। और एक चीज, लास्ट का जो 1 घंटा है ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अब मार्केट प्राइस इन करने की कोशिश करेगा कि पावल साहब क्या बोलेंगे आज रात को और फेड क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। और अगर यहाँ पर हल्की सी भी डविश कमेंट्री आ गई तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला। हल्का जी हाँ, आफ्टरनून अनुज, और कंस्ट्रिंग वही एक बड़ा ट्रिगर फैक्टर रहेगा कल के ट्रेड को सेट करने से पहले। डाउ फ्यूचर्स शांत है, 24 पॉइंट नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स में 10 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही, तो वहां से कोई बड़े आपको क्यूज दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स वो फेड कमेंट्री रहेगी। ऐसे में अनुज, फिर क्लोजिंग के लिए अगर हम आज सुबह में, क्योंकि हमने 825 तक का हाई देखा था और शुरुआत हमने नीचे में करीब 725 के करीब के आसपास की थी, बीचों बीच अगर टिकते आते हैं दैट्स आल्सो डूएबल, राइट? क्योंकि एक बड़े ग्लोबल इवेंट में जा रहे हैं। हर्षदा, ये यहाँ अगर हम क्लोज हो गए तो बहुत शानदार क्लोज है। वैसे मैं चाहूंगा कि हम 19,829 निकाल लें। हम 19,826 तक गए। देखिए आज सुबह 2 रेजिस्टेंस थे, 19,729, 19,826 और 19,729 के ऊपर टिके तो लेने की बात थी, और वो ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई। आई थिंक वहां ट्रेडर्स को आराम से 70-80 पॉइंट निफ्टी पर मिले होंगे। अब अगली ट्रेड प्ले आउट होगी अगर आप 19,829 इस लेवल को निकाल दें। देखिए ये क्योंकि एक्सपायरी वीक है और इसके लिए ऑप्शंस की जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत जरूरी होती है। अगर 19,829 क्रॉस होने लगेगा तो मैं कहूँगा 19,900 की कॉल लेकर भी आप घर जा सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो निफ्टी ने सक्सेसफुली अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिफेंड किया है। इंट्राडे में कल ब्रीच किया उसको, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था, क्लोजिंग में डिफेंड कर लिया। कल क्लोज अच्छी हुई और आज मार्केट ने एक पैटर्न तोड़ा जो 4 दिन से लोअर लो का पैटर्न बन रहा था। आज का लो कल के लो से बहुत ऊपर है और आज का हाई तो ऑब्वियसली काफी शानदार है ही। तो उस हिसाब से अगर फेड में डविश कमेंट्री आ गई, पहली बात तो अगर पॉज आ गया, पॉज प्लस डविश कमेंट्री आ गई तब तो खैर सीधा 20,000 हो जाएगा। लेकिन अगर हाइक प्लस डविश कमेंट्री आ गई तब भी मुझे लग रहा है कि 20,000 पॉसिबल है मार्केट में। तो आप अपने लॉन्ग्स को कैरी करें। हाँ, एक चीज़ है, आज का लो जो है वो स्टॉप लॉस बन गया है आपका। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब आप अगर नियर टर्म ट्रेडर हैं तो 19,716 अब आपका स्टॉप लॉस बन गया। पोजीशन लॉन्ग के लिए वो 19,600 है ही वो लेवल, लेकिन अब आप उसको भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ला सकते हैं। मेरे ख्याल से एक मिसिंग पीस जो है अभी भी है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे एक ब्रेकआउट की तलाश है, जो ब्रेकआउट आएगा 46,200 के ऊपर। 46,200 के ऊपर अगर आप निकलने लगे तो बैंक निफ्टी में फिर एक मोमेंटम है। आज का हाई 46,037, अब हम उस हाई की तरफ जा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा इम्पेटस चाहिए, यहाँ से एक थोड़ा सा अगर फोर्स मिल जाए तो मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी सब बैंकों ने जितना करना था कर लिया, आईसीआईसीआई बैंक ने, इंडसइंड बैंक ने, कोटक ने, एसबीआई ने, बस एक ज़रूरत है आपको एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट करे, और अगर वो हो जाए तो मुझे लग रहा है कि फिर आप बड़ा मूव देखेंगे। 46,500 भी पॉसिबल है अगर 46,200 क्रॉस हुआ तो, और लार्जर टारगेट तो हमारे 48,000 के हैं ही वहाँ पर बैंक निफ्टी में। जी हाँ, तो ऑफ कोर्स एक मजबूत सेशन आज का, और इंटरेस्टिंग ये होगा कि एक बड़े इवेंट पर हम कल सुबह में रिएक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही हम मंथली एक्सपायरी के ट्रेड को भी एम्यूलेट करते हुए दिखाई देंगे। वीरू, आफ्टरनून बताइए, उस लिहाज से पोजीशनिंग कैसी दिख रही है फिर? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून। एक बार रोलोवर्स को देखते हैं हर्षदा, और यहाँ पे रोलोवर्स में एक चीज़ अच्छी है कि कुछ सीमेंट के स्टॉक्स, रिलायंस, और एक और चीज़, आज निफ्टी के टॉप रोलोवर्स के शीट में आईसीआईसीआई बैंक भी अपीयर हो रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग और अच्छा भी है ये, एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए। मैं आपकी स्क्रीन पर नंबर्स रखूंगा। पहले इंडस्ट्रीज के, निफ्टी पे करीब 57% का, निफ्टी बैंक में लगभग 51% का रोलोवर है। टॉप रोलोवर्स में मैं काफ़ी मेंशन भी कर चुका हूं, और ग्रासिम जो कि इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स पोस्ट करता हुआ 84%।
आईसीआईसीआई बैंक में आज सुबह से रोलोवर्स काफ़ी पिकअप हुए हैं। 78% रोलोवर आईसीआईसीआई बैंक में, आयशर में लगभग 77, रिलायंस 77। हालांकि रिलायंस में टेक्निकल इशू था तो ये ज़्यादातर रोलोवर दिखाई गई, बट आज 2500 के ऊपर जैसे ही आया तो इसमें ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एशियन पेंट्स में 76% रोलोवर, लॉन्ग साइड में ग्रेसिम, आईसीआईसीआई बैंक, आयशर और अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत अच्छे रोलोवर्स हैं 72%। और अदानी पोर्ट्स में भी कल से एक्टिविटी बढ़ी है, करीब 71% रोलोवर यहाँ पर देखे गए हैं। बाकी मिड कैप्स में जाऊँ तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 81% रोलोवर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे 75% रोलोवर। मतलब लार्ज कैप में जहाँ आईसीआईसीआई बैंक तो मिड कैप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जुबिलेंट फूड्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई भी है और इनफैक्ट वो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, अगस्त सीरीज़ के लिए रोल भी हो रही है 75%। रियल स्टेट एंसिलरी में एस्ट्रल 71% और रियल स्टेट में 70% गोदरेज प्रॉपर्टीज रोलोवर है। और एक और चीज़, थोड़ा सा रोलोवर पिकअप हुआ है एसबीआई में भी, अब करीब एसबीआई 59% रोलोवर दे रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक का रोलोवर अच्छा होना आई थिंक इस वक्त शायद थोड़ा सा बैंक निफ्टी के दृष्टिकोण से अच्छा है और एसबीआई भी हाई पे ट्रेड करता हुआ। अनुज बिल्कुल। चलिए अब हर्षिता के पास चलते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए। हर्षिता, इंटरेस्टिंग सेशन आज, तेजी का सत्र और अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है खरीदारी और बहुत बड़े ट्रेड्स ही नजर आ रहे हैं। तो तेजी की तरफ आप देखिएगा, वो 3 ट्रेड्स जो इनफैक्ट अनुज मेंशन भी कर रहे थे जिनके बल पर आज तेजी हुई है, एलएनटी, आईटीसी, रिलायंस, इनके आगे आप देख नहीं सकते। फिर ऑफ कोर्स ब्रिटानिया भी है। आज रफली आप कह सकते हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दी, उस पर आगे विस्तार से बात भी करेंगे। प्रिमल एंटरप्राइजेस बायबैक की तैयारी, 28 तारीख को बोर्ड बैठक। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सीएट के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और अच्छी कमेंट्री पर यह स्टॉक आज रिएक्ट कर रहा है। आरबीएल बैंक में 4% तक के गेन्स और टाटा कम्युनिकेशंस भी हमने देखा है 4% से ज्यादा की तेजी में आज के दिन। लेकिन मुनाफा वसूली कहां हो रही है? टेक महिंद्रा जो 1% नीचे है, एमएनएम में भी कुछ साइडवेज ट्रेड। कैनफिन होम्स, ऑफ कोर्स फ्रॉड वाले मामलों को बाजार आसानी से बख्शता नहीं है, इसीलिए 8-9% की गिरावट। और इंटेलेक्ट डिजाइन में हमने देखा है पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कुछ बड़े सौदे हैं जिन पर आज मार्केट की नजरें हैं। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, क्लोजिंग के लिए कौन सा ट्रेड बेस्ट सूटेड है इंडेक्स पर, स्टॉक स्पेसिफिकली, हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ है। टेक्निकल कॉल्स देने के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, विकास सालुंखे और श्रीकांत चौहान। फिर आज नजरें रहेंगी आईपीओ 360 में यथार्थ हॉस्पिटल और ट्रॉमा केयर के होल टाइम डायरेक्टर यथार्थ त्यागी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उनसे करेंगे बातचीत, इनका जो इशू खुल रहा है। और फिर लेकर आएंगे आपके लिए ऑफ कोर्स 4 का चौका सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे, राजेश सातपुते तैयार करेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, श्रीकांत के जिम्मे है चार्ट का चमत्कार, तो गौरांग तैयार करेंगे मिड कैप फंडा। 2:45 पर नजरें कल आने वाले नतीजों पर, नेस्ले, डॉक्टर लाल, इंडियन होटल्स, इनफैक्ट एक लंबी लिस्ट है। सुमित इन कुछ स्टॉक्स पर प्रीव्यू आपके लिए पेश करेंगे। 2:50 में मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्डा जुड़ रहे हैं। और फिर डीलिंग रूम का जायजा लेंगे यतिन के साथ ही बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की रणनीति। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स लेना, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की कॉल क्या बाय करेंगे? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टी। स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त, वो है डालमिया भारत। काफी स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड, एक बाउंस अच्छी जगह से हो रहा है, ट्रेड कर रहा है 1947, स्टॉप होगा 1925 का डालमिया भारत पर। पॉसिबल टारगेट 2000, ये शायद कल तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है डालमिया भारत। डालमिया भारत में एक तेजी का ट्रेड, नंबर्स आ चुके हैं और अब देखिए स्टॉक का 2% ऊपर, 2000 के लिए एक मौका। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, भारत फोर्ज में खरीदारी करनी है। यहाँ पर ट्रेंड तो पहले से ही बुलिश बना हुआ है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। आज एक ट्रेंड ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो भारत फोर्ज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 864 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 895 895 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 880 वाला अगस्त का कॉल ऑप्शन, वहां पर खरीदारी करिए। 32 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे आपको 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 48 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, अब तक के दोनों ट्रेड्स में भारत छुपा हुआ है, भारत फौज, डालमिया भारत। आइए तीसरा देखते हैं, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन। देखिए नज़र जो है वो है चंबल फर्टिलाइजर पे।
275 ये इसका 50 डीए में था, 277 पे ये ट्रेड हो रहा है। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है मुझे लगता है ये कम से कम जाएगा 290 तक। तो यहाँ पे बाय करेंगे हम चंबल फर्टिलाइजर विद स्टॉप लॉस ऑफ 270। तो ये इस समय की कॉल। अब गौरांग को भी जोड़ लेते हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून। फंडामेंटली आपको क्या पसंद है यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कल जो नतीजा है टाटा मोटर्स के, वहीं पर हमारी नजर है। बहुत ही शानदार नतीजे थे और जो लक्ष्य हमने निर्धारित पहले किए थे उसको और भी ऊपर की तरफ हम लेके गए। करीबन 750 तक हम लक्ष्य देख रहे हैं टाटा मोटर्स पर, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। ओके, टाटा मोटर्स 647 पे आप अभी भी यहाँ पर बाय की राय दे रहे हैं। फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। निफ्टी एट 19,800, 46,018। टॉप गेनर्स में और इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में जैसे कि रिलायंस शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ आज का एक्सीडेंट आप लेके आइए कैनफिन होम्स 8% नीचे 782। अनुज, मेरे ख्याल से लास्ट शुक्रवार तक और सोमवार तक हम इस पे कितने आई थिंक कंस्ट्रक्टिव व्यूज़ ले रहे थे, बट सडनली आई थिंक एक ऐसा इशू, हालांकि अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये वर्क कल्चर, कंप्लायंस, सर्विलांस विद इन द सिस्टम, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसकी प्लेसमेंट भी वैसी थी, ऑल टाइम हाई पे था। एक बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद सडनली मेरा एक ट्रेड एक्सट्रीम लॉस में है, अगर मैं इस खबर को समझ नहीं पाया। और 780 पे 900 रुपये का स्टॉक है, अप्रोच क्या रहेगी? 120 रुपये ट्रेस हो चुका है हार्ड लेवल से ये। वीरू बिल्कुल। और देखिए कल थोड़ा सा तो एक इंडिकेशन थे मार्केट में, है ना। कल हम सुबह से डिस्कस कर रहे थे कि एकदम से ये कोलैप्स क्यों हुआ। कल सुबह सुबह ओपनिंग में इस ट्रेड को पिक किया गया था डाउन साइड पर, तो लग रहा था कि कुछ होगा। जैसा आपने बोला, अमाउंट कहने को लाज नहीं है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो क्वार्टरली प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा भी था ये अमाउंट, लेकिन इसमें मामला जो है ना वो अमाउंट का नहीं है, इसमें मामला है सिस्टम का। ऐसे फिर कितने फ्रॉड हो सकते हैं? ये अगर एक अंबाला ब्रांच में इतना हो गया, पहले एक ब्रांच में 4 करोड़ का हुआ था, ऐसे कल को निकल कर आ जाए कि अलग अलग ब्रांच में अलग अलग ऑलरेडी हो चुके हैं और वो धीरे धीरे फिर पकड़े जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है मेरे ख्याल से। और कैनफिन होम्स कोई सस्ता स्टॉक तो था नहीं। आप ये जो पूरी स्पेस है इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन इसी को मिलती थी। इस स्टॉक के साथ प्रॉब्लम यही है, इसमें पहले जब गिरीश कॉस्की साहब छोड़ के गए थे उस समय भी स्टॉक में एक बड़ी डिक्लाइन आई थी, उसके बाद एक बड़ी रैली आई। ये इसी तरीके का स्टॉक है। ये अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो इस चीज़ को समझ के चलिए कि आपको थोड़ी बीपी की मेडिसिन साथ में रखनी पड़ेगी अपने। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा तेज़ी होनी मुश्किल है। डी रेटिंग होगी स्टॉक की थोड़ी सी, क्योंकि जो इसको मल्टीपल्स मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे इसको। जैसा मैं कह रहा था, अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन प्रोसेसेस को लेकर सवाल उठता है। और बैंकिंग और एनबीएफसी में तो पूरा धंधा ही इस चीज़ को लेकर, ट्रस्ट को लेकर होता है। अब वो ट्रस्ट ही नहीं रहेगा अगर यहाँ पर, तो फिर वीरू मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी मुश्किल आएगी यहाँ पर। गौरांग, आपका क्या व्यू होगा कैनफिन होम्स पर? अनुज, पहले तो डिस्क्लोजर कवरेज है, लेकिन ये जो दूसरी बार जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, अमाउंट मायने नहीं रखता है। कहीं ना कहीं सिस्टम्स को लेकर के कुछ छेड़खानी हो रही है और मैनेजमेंट को मेरे ख्याल से इसके ऊपर गौर करना चाहिए और जो भी पर्याप्त कदम उठाने हैं ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, उसकी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि जैसे आपने बताया, बाजार को अनिश्चितता का वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो और ऐसे कितने होंगे ये सोच बाजार में चल रही है, उसके कारण इस प्रकार की गिरावट। हम भी थोड़ा समय लेंगे क्योंकि कवरेज है, तो जाहिर है हमको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा और क्लैरिफिकेशन का हम इंतजार करेंगे मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अपने सिस्टम्स को और टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली इस तरह के और वन ऑफ्स नहीं देखने को मिले। लेकिन हाँ, निवेशकों को खामियाजा भुगतना पड़ा है उस पर्टिकुलर फ्रॉड का और स्टॉक आज 100 रुपये गंवा चुका है। अच्छा, क्योंकि कैनफिन होम्स की बात हुई, पीएसयू बैंकों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर आज फिर हमने देखा है तेजी है, करीब 1-1.5% तक का इजाफा। कुछ दिन पहले हम कैनरा बैंक के नंबर्स एनालाइज कर रहे थे और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आज कुछ ही देर पहले, आज दोपहर में पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे आए जहां पर मुनाफा करीब 1255 करोड़ का आया है, ब्याज से आय में 26% तक की वृद्धि है। इनकी एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार है, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा सुधार जरूर देखने को मिला है। लेकिन मुनाफा देखिए 4 गुना बढ़ता हुआ। गौरांग, पहले तो अब
क्या फिर एसबीआई की तरफ से और भी शानदार तिमाही आने की उम्मीद और बढ़ गई है? क्योंकि कैनरा बैंक के नंबर्स को एक्स्ट्रापोलेट करके देखा जा रहा था और अब पीएनबी ने भी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को दिखाया है। हर्षदा, इसी का इंतजार था, क्योंकि ये एक बैंक, सरकारी बैंक ऐसी है जहां पर दिक्कतें बहुत थी बैलेंस शीट में। ग्रॉस, नेट एनपीए, प्रोविजनिंग, एक्सपोजर टू वल्नरेबल सेक्टर्स जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी मात्रा में था। लेकिन अगर इस प्रकार का सुधार हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं हर्षदा कि पीएनबी के ये जो नतीजे हम देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी प्रयास यही होगा कि इस तरह के नतीजे लेकर के आए। डिस्क्लोजर देते थे, पीएनबी पर हमारी खरीदारी की राय है हर्षदा। पीएनबी पर आप कह रहे हैं खरीदारी की राय है। राजेश सातपुते, एक बार एसबीआई पर एक व्यू दे दीजिए, क्योंकि पीएनबी में वो रिएक्शन आ चुका है, लेकिन अब नतीजे जो आएंगे वो एसबीआई के आएंगे। स्टॉक कोशिश कर रहा है आउट परफॉर्मेंस मेंटेन करने की, 625 के आसपास है आज। हर्षदा जी, देखिए, अगर एसबीआई का चार्ट देखें तो ये अपने 10 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है, करीबन 610 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 610 का लेवल मेंटेन हो रहा है, तब तक देयर आर मेनी चांसेस कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो, और प्रोबेबली ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है करीबन 635 टू 640। तो बायस पॉजिटिव रखे, अगर बाय करना है तो 610 के आसपास करे तो बेटर होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करे 600 का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इस समय अच्छा मोमेंटम, कल की एक थोड़ी सी डिक्लाइन के बाद HDFC लाइफ में आज अच्छे मूव्स आए हैं। मैं एक्चुअली ये मूव कल या परसों एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन खैर कोई नहीं, आज अच्छे मूव्स यहाँ पर HDFC लाइफ में इस समय। और एक्सिस बैंक का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा, नंबर से पहले एक बार जरा एक्सिस बैंक का चार्ट देख लेते हैं। नंबर्स आने चाहिए इसके बहुत जल्द, और ये स्टॉक अब इस समय डे हाई पर और शायद 1000 की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक। गाबा सर, एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए एक बार। एक्सिस बैंक मुझे अच्छा लगता है, इनफैक्ट लगता है कि साइडवेज मोड पर है, लेकिन कल मार्केट ऊपर होगा तो एक्सिस बैंक कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ट्रेड कर रहा है एक्सिस बैंक 973.50, इस बार 1000 की कोशिश फिर कर सकता है, लेकिन इसका बायस अपसाइड है, डाउन नहीं है, साइडवेज है, बायस अपसाइड है। स्टॉप होगा 965। एक्सिस बैंक ले सकते हैं बीटीएसटी के तौर पर भी, मेरे ख्याल से कल आपको मिलना चाहिए। और स्टॉक पिरामल एंटरप्राइजेस, और अच्छे मूव्स यहाँ पर। इनफैक्ट रीसेंट लो से पिरामल में अच्छी बाइंग हुई है, और अब डे हाई पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने जब वो श्रीराम फाइनेंस में अपना स्टेक बेचा था, तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद एक स्पेशल डिविडेंड या बायबैक आएगा, और अब बायबैक की बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट आ चुका है। 3 महीने में अब ये स्टॉक करीब करीब 50% चल चुका है, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्टॉक एक्चुअली वो जो डिक्लाइन दिख रही है वो थोड़ी गलत है, क्योंकि वो डीमर्जर का इम्पैक्ट है, एक जो पिरामल फार्मा वहाँ पर डीमर्ज हुआ था उसका इम्पैक्ट है। लेकिन लोअर लेवल से अच्छे मोमेंटम इस समय पिरामल एंटरप्राइजेस में। गौरांग, यहाँ पर कवरेज है क्या आपकी? कवरेज थी अनुज, लेकिन कुछ कारणों को लेकर के कवरेज हटा दिए, फिलहाल कवरेज नहीं है अनुज। एक टेक चेक ले लिया जाए। एक्चुअली गौरांग, आपके नेटवर्क में थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत आ रही है। वो जो आवाज़ है गौरांग की, वो बिल्कुल वैसे आ रही है ना जैसे वो आमिर खान, वो उसमें जब 3 इडियट्स में वो उसको शर्मन जोशी को जब वो मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो जैसी आवाज आ रही थी, बिल्कुल वैसे रुक रुक के आ रही है। या फिर कोई पुराना एलपी किसी ने प्ले कर दिया और उस पर उंगली रख दी है, तो वैसी आवाज आ रही है। परहैप्स उस करेक्शन को रिविजिट करते हैं। लेकिन पीएल, गावा साहब, कंसिडरिंग ये स्टॉक आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, बायबैक एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। बताइए आप क्या दूसरा अगला लेवल है जिस पर नजरें बनाए बैठे हैं? मुझे लगता है पीएल पिछले दिनों 3 दिन पहले मैंने रेकमेंड किया था, ये स्टॉक लगता है 1100 पार कर लेगा, जो आज मोमेंटम है, ब्रेकआउट गैप है, ये मुझे पसंद है। 1000 क्रॉस कर लिया, अब 1100 एक जस्ट कह सकते हैं एक लेवल है, नंबर है, लगता है वो पार कर ही लेगा। स्टॉप होगा 1040 का। पीएल बढ़िया स्टॉक है हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, मुझे लगता है ये कभी 1200 भी देखेंगे, आई वुड नॉट बी सरप्राइज, लेकिन उसे वक्त लगेगा, लेकिन जा रहा है 1200 की तरफ। बिल्कुल। ये फ्राइडे को आपका पहला क्विक सिंगल था मेरे ख्याल से, 21 तारीख को, गाबा सर, जहाँ तक मुझे याद है, पिरामल एंटरप्राइजेस। बिल्कुल, तब आई थिंक 980 का भाव था उस समय, अभी 1080, तो 100 रुपये के मूव्स यहाँ पर इस समय आ चुके हैं। बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिए, अब 180 पॉइंट ऊपर, और इसमें लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली एक्सिस बैंक का, जिस तरीके से नंबर से पहले यहाँ पर अब थोड़ी सी एक बॉयंसी बन रही है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्सिस बैंक इस समय डे हाई पर। और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो डे हाई पर। BHEL 100 क्रॉस करता हुआ फाइनली
काफ़ी समय के बाद 101 इनफैक्ट PHEL, और उसके अलावा इंडस टावर जो सुबह सुबह भी स्पॉट किया गया था, वहाँ पर भी शानदार मूव रहे हैं। एक्सिस बैंक में कोई पोजीशन बनाई जाए क्या आप यहाँ पर मानस नंबर से पहले? देखिए एक्सिस बैंक की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 50 डे मूविंग एवरेज पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कि 949 के आसपास है। लेकिन फ्रेश खरीदारी तो ब्रेकआउट पे ही होगी। अगर स्टॉक 985 के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करिए, क्योंकि उसके बाद आपको कम से कम 40 से 50 रुपए का अप मूव फौरन ही देखने को मिल जाएगा। ओके, एक्सिस बैंक 972 डे हाई पर। प्रकाश सर, सुबह जब 10 बजे का बात कर रहे थे हम, उस वक्त हमने टाटा कम्युनिकेशन पकड़ा था, फ्लैग का फ्रेश ब्रेकआउट था, प्राइस था उस वक्त 59, और वहाँ से एक 948 पे मूव शुरू हुआ, अब करीब करीब 1686 पे। इतने स्ट्रेंथ है सर, इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट के इसको कैरी कर ले अब, और फ्रेश ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आपका व्यू क्या है यहाँ पर? देखिए, मुझे मार्केट तो कल ऊपर लग रहा है, तो ये कैरी करने के लायक भी है स्टॉक। इसमें करीब 8 या 9 दिन का 9 ट्रेडिंग सेशंस का एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है, और उस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है। ये थोड़ी आज झुकने हैं, ये तो पार कर ही लेगा। नेक्स्ट नियर टर्म टारगेट 1700 है, और 1700 पार कर लेगा। 1720, 30, 40 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है टाटा कम्युनिकेशन। ये स्टॉक बढ़िया है, मेरे ख्याल से लेने लायक है। स्टॉप होगा 1640 का, ज्यादा नहीं। बिल्कुल अच्छा करता हुआ, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। सुबह ही बात हुई थी स्ट्रीट पे, और प्रकाश सर का कन्विक्शन था। नाउ लेट्स ब्रिंग, एक बार आप लेके आइए ओबरा रियलिटी। इस स्टॉक को देखिए राजेश सतपुते जी, कल स्ट्रॉन्ग था, कल इसने अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी ऑल टाइम हाई छुआ, लेकिन कोलैप्स हो गया। आई थिंक वो कोलैप्स होने का बिहेवियर मेरे को भी थोड़ा सा, मैं भी अचंभित हुआ था उस पर, बट अगले दिन ही, आज ही अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट कर लिया है। इट्स 55.64%। रोलोवर्स अभी भी कह सकते हो थोड़े धीमे हैं, बट चार्टिकली राजेश जी, जो टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, या फिर ये जो लगभग नवंबर 2021 से चली आ रही राइजिंग चैनल, उसका ब्रेकआउट 1085 के ऊपर होगा, तो आप क्या प्रोजेक्शन रखते हैं इस स्टॉक पे ऊपर की तरफ? वीरेंद्र, देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से ये अपने 10 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो इट्स राइजिंग वेज फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन मेरे हिसाब से इसका टारगेट बनेगा करीबन 1120 का, 1120 से लेके 1130। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसे मेंटेन रखें, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 1065 का। काउंटर में स्ट्रेंथ है, डिप्स आते रहेंगे, मुझे लगता है उस पर बाइंग होती रहेगी। तो टारगेट होगा, फिर से मैं दोहराता हूँ, 1020, 1120, 1130। ओके, चलिए आपकी स्क्रीन पे ओबरा रियल्टी। अब एक काम करते हैं, आईपीओ कॉर्नर की तरफ रुख करते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के नंबर्स जरा खुला है आज 26 जुलाई से, और 28 जुलाई तक खुलेगा। प्राइस बैंड 285 300 रुपये, और ये हॉस्पिटल की लगभग 687 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू करीब 490 करोड़ रुपये का है। यथार्थ त्यागी होल टाइम डायरेक्टर यथार्थ हॉस्पिटल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यथार्थ, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। यथार्थ, नंबर्स मैंने स्क्रीन पर रखे अभी, एग्जैक्टली बताएंगे? मतलब मैं लास्ट 3-4 साल से आपकी, मतलब स्पेशली पोस्ट कोविड आपकी जर्नी को देख भी रहा हूँ बहुत नज़दीक से। अब एग्जैक्टली इस आईपीओ की टाइमिंग की वजह, आपके एक्सपेंशन प्लान्स, आउटस्टैंडिंग डेट कितना है आपका, उसमें से कितना रीपे करेंगे आप इस आईपीओ से, प्रोसीड से? बेसिकली जो हमारा आईपीओ साइज है, जैसे अपने 490 प्राइमरी बताया, उसमें से 245 करोड़ जो है हमने रिजर्व करा हुआ है रिपेमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बैंक डेप्ट के लिए। तो पोस्ट आईपीओ कंपनी कंप्लीटली डेप्ट फ्री होगी। 245 करोड़ का जो डेप्ट है ये कंप्लीटली राइट ऑफ करा जाएगा। और इसके अलावा जो 490 करोड़ का जो और ब्रेकअप है, उसमें 133 करोड़ यूटिलाइज होंगे नए मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, जो हमारे एक्सिस्टिंग 4 हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय होंगे। जिसमें मैं बात करूं तो ऑन्कोलॉजी मशीन्स हो गई, पेट स्कैन, लीनियक, न्यूक्लियर मेडिसिन जैसे डिपार्टमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। और सर्जिकल रोबोट्स देखें तो हेल्थ केयर में इंडिया में रोबोट्स गिने चुने हॉस्पिटल के पास है, और इसको भी हम डिप्लॉय करेंगे। इन 133 करोड़ का ब्रेकअप ये है। इसके अलावा आई थिंक रफली अराउंड 65 करोड़ हमने अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए इसमें रिजर्व रखा है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस जो कि जीसी है, जो कि मोस्टली एक्विजिशन के लिए यूटिलाइज होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड हम काफी हॉस्पिटल्स एक्विजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और नॉर्थ इंडिया में जो उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, दिल्ली एनसीआर में, जहां पे हरियाणा और आसपास के इन्हीं स्टेट्स में हम हॉस्पिटल्स को एक्वायर करेंगे। और आगे अगले कुछ सालों में जो हमारी बेड कैपेसिटी है, इसको भी डबल करने का प्लान रहेगा। ओके, यथार्थ, गुड आफ्टरनून। आपका जो इशू है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ओएफएस और फ्रेश इशू है, तो फ्रेश इशू की तो बात हो गई। ओएफएस में
कौन सेल कर रहा है और क्यों? जो OFS है ये 3 होल्डिंग्स है जो लोग सेल कर रहे हैं, विमला त्यागी, प्रेम नयन त्यागी और नीना त्यागी। तो ये पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, और जो एग्जिस्टिंग 2 प्रमोटर्स हैं मेजर कंपनी के, डॉक्टर अजय त्यागी और डॉक्टर कपिल त्यागी, वो सेल नहीं कर रहे हैं। जो बाकी तीनों जो शेयर होल्डर्स हैं, उसका रीजन यही था कि हमें एक साइज बनाना था IPO का अराउंड 25% के लिए, तो वो कंट्रीब्यूशन लिया गया। दूसरी चीज, जो भी बिग इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम बात करें, जो ये साइज IPO का हमने इस तरह से रखा कि बिग इन्वेस्टर्स हमसे जुड़ पाए, और हमारी जिससे एंकर लिस्ट आई भी, कुछ FIs हैं और देशी कुछ बड़े DIs, उनको जोड़ने के लिए, उनको जिससे एक अच्छा अलॉटमेंट मिल पाए इस IPO का साइज बनाने के लिए, ये OFS का कंट्रीब्यूशन इसमें करा गया। अच्छा, आपके पास 4 हॉस्पिटल्स हैं, तो अभी उन्हीं 4 पर फोकस रहेगा या फिर आगे और भी प्लान है आपके हॉस्पिटल्स ओपन करने के? दोनों प्लान है, ऑर्गेनिक एक्सपेंशन और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। तो अभी जो 4 हॉस्पिटल है, इसमें जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, इसको हम अभी और एक्सपैंड कर रहे हैं। जो ग्रेट नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल है, उसके साइट के एडजेसेंट लैंड पासेस हमने ले लिए हैं। उसमें बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होके वहां पे इसकी बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, और इसके साथ इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, जो कि हम अपने IPO से फंड रेज भी कर रहे हैं, उसके लिए आने वाले समय में कुछ हॉस्पिटल्स एक्वायर होंगे, और हम अभी जिस तरह से अगले कुछ सालों में एक नॉर्थ इंडिया के लीडिंग ब्रांड में डेवलप होंगे। यथार्थ अगर एक अंदाजा हमें दे सके, आपकी ऑक्यूपेंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि आपकी ऑक्यूपेंसी रफली 45-46% या फिर एट द मोस्ट 50% रही है जो पिछले साल आपने डिलीवर की, और आप ही के पियर्स 60-65% प्लस की ऑक्यूपेंसी पर काम करते हैं। तो ये 45% के आसपास के ऑक्यूपेंसी लेवल्स क्यों हैं, और इसको बढ़ाने को लेकर कोई स्ट्रैटेजी है? जी, 45% के ओवरऑल ग्रुप ऑक्यूपेंसी लेवल जरूर है, बट आई थिंक वो एक फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमारे जो 2 नए हॉस्पिटल्स हैं वो काफी नए हैं, और जो झांसी ओरछा वाला है वो तो स्पेशली लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है। बट अगर हम इन चारों हॉस्पिटल्स का एक बार ऑक्यूपेंसी लेवल इंडिविजुअली देखें, तो एक बेटर पिक्चर समझ आएगी। जो हमारा नोएडा हॉस्पिटल है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर्ड और ओल्ड हॉस्पिटल है, जो 2013 में स्टार्ट हुआ, उसकी ऑक्यूपेंसी 87% है, जो कि इंडस्ट्री में एक बहुत ही हाई ऑक्यूपेंसी मानी जाती है। जो ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल है, उसकी ऑक्यूपेंसी 62% के लगभग है, जो कि एक एवरेज इंडस्ट्री ऑक्यूपेंसी मानी जाती है। और जो हमारा नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ, सबसे नया हॉस्पिटल है, और ये 450 बेडेड हॉस्पिटल है। इसके नंबर ऑफ बेड्स में ये इस एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। तो उसकी ऑक्यूपेंसी 30% है, बिकॉज ये फर्स्ट 2 इयर्स तक फुल कोविड हॉस्पिटल था। ये उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल था। तो कोविड के बाद ही इसमें कंप्लीटली नॉन कोविड ऑपरेशन स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से इसकी ऑक्यूपेंसी अब रैंप अप हो रही है। झांसी ओरछा, जैसे मैंने बताया कि हमने लास्ट ईयर इसको अक्वायर करा है, 23 फिस्कल उसका फर्स्ट ईयर था। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये दोनों नए हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी, जिस तरह से हमारे पुराने हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी रैंप अप हुई है, उसी डायरेक्शन में हमारे नए अस्पताल भी आगे बढ़ेंगे, और तभी ओवरऑल ग्रुप में भी ऑक्यूपेंसी हायर होगी। ऑक्यूपेंसीज आपकी शायद 45% है ऑन अ ग्रुप लेवल, लेकिन इंडिविजुअली बेसिस पर आपने ज़्यादा बेहतर आंकड़े शेयर किए हैं। लेकिन इसके बावजूद मार्जिन्स आर रफली अराउंड द 25-26% बैंड। इसे आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? कुछ अंदाजा हमें दे पाएंगे कि आपका एवरेज रेवेन्यू पर बेड क्या है और कितना और इम्प्रूव करने की कैपेसिटी है? जी, जैसे आपने बताया कि हमारे जो एबिटा मार्जिन्स है ये काफी हाई साइड है, और जब से मैं आपको बताऊं कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, तभी से हमेशा कंपनी एबिटा पॉजिटिव रही है। हमारे मार्जिन्स कॉन्स्टेंटली 20% से अबव रहे हैं। कोविड के अगर 2 साल की बात करें तो थोड़े उसमें मार्जिन ज्यादा थे, और क्योंकि उस समय वॉल्यूम्स काफी थे, लेकिन पोस्ट कोविड मार्जिन्स 1-2% जरूर डिप हुए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 25-26% के लगभग ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है ये मार्जिन्स बढ़ने चाहिए, बिकॉज जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्ड एक्सटेंशन, वहां पे भी 30% की बेड ऑक्यूपेंसी है, तो और झांसी ओरछा में भी 8% ही है। तो कमिंग 2 to 3 इयर्स में जैसे ही ऑक्यूपेंसी रैंप अप होगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो काफी ऑर्गेनिक और एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से भी आनी है, जहां पे ऑलरेडी हेल्थ केयर इंफ्रा डेवलप हो चुका है, मैक्सिमम डॉक्टर्स रखे जा चुके हैं। तो जब इन हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो एबिटा मार्जिन्स ओवरऑल और ग्रो होने चाहिए। और जहां तक आरपॉप का आपने सवाल पूछा, आरपॉप हमारा लगभग 26,000 रुपीस का है, और ये भी पिछले कुछ सालों से बढ़ा है, क्योंकि हमारा जो केस मिक्स है वो इंप्रूव हो रहा है। पहले 2-3 साल पहले तक जहां तक इंटरनल मेडिसिन की बात करें, जिसमें डिपार्टमेंट में जनरल कफ कोल्ड फीवर और डेंगू इस तरह के पेशेंट्स ज्यादा होते हैं,
उससे अब हमारा ट्रांजिशन हो रहा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ, जिसमें हाई एंड कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और अभी रिसेंटली हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्टार्ट करा, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये काफी हाई एंड टिकट साइज है, एक किडनी ट्रांसप्लांट लगभग $10,000 का होता है। तो जिस तरह से इनकी वॉल्यूम्स और मेच्योर होगी, हमारा आरपॉप और आगे कमिंग ईयर्स में और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल यथार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको इस आईपीओ के लिए। बजाज फाइनेंस के नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। मुनाफा 3437 करोड़, 3368 करोड़ का अनुमान था, तो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इन लाइन है। ये एनआईआई का नंबर एक बार चेक कर लेते हैं हर्षिता, मैं थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि नंबर सही है या नहीं है, क्योंकि पैट में इतना बड़ा जंप है नहीं। पैट 3437 करोड़ है, जो हमारा पोल था 3365 करोड़ का। लेकिन बाकी के नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं और स्टॉक इज एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार है। क्रॉस एनपीए आपका 0.94% से घटकर करीब 0.87% है, वो पॉजिटिव है। नेट एनपीए को स्टेबल रख पाई है कंपनी, 0.34% से 0.31% पर आया। लेकिन Q1 में जो लोन्स इन्होंने बुक किए हैं वो रफली 9.94 मिलियन के आसपास है, जो हाईएस्ट एवर है कंपनी की तरफ से। और स्टॉक में दिख रहा है स्पाइक। एक्सपेक्टेशन वैसे आई की थी लगभग 7000 करोड़ की, और ये 8400 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। और ये काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा बीट है एक्सपेक्टेशन से, लगभग 1300 या 1400 करोड़ बेटर देन एक्सपेक्टेशन। इफ एट ऑल ये नंबर्स एब्सोल्युटली बैंग ऑन है, और स्टॉक में हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। 7727 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। गौरांग, ये ब्याज से आए थोड़ा सा अनबिलीवेबली लार्ज नंबर दिख रहा है। बिल्कुल हर्षदा, मेरे ख्याल से और आंकड़े अगर आते हैं तो थोड़ी बहुत और सहायता हो जाएगी समझने के लिए। लेकिन अगर ये वास्तविकता में सही है तो बहुत ही बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज के रूप में मैं इसको देखना चाहूंगा। डिस्क्लोजर दे देते हैं हर्षदा, बजाज फाइनेंस पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। तो ये फिलहाल नंबर्स आपके सामने बजाज फाइनेंस के। एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं और फिर होपफुली कुछ और डेटा पॉइंट्स निकल कर आएंगे कि कहां से वो ग्रोथ लार्जली बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही मजबूत है। और होपफुली वो मार्जिन्स का आंकड़ा भी हम आपके लिए पुल आउट करके लेकर आ पाएंगे। टेक्निकली मानस, बजाज फाइनेंस अब 100 रुपए ऊपर बात करते करते सेटअप तो पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने अभी करीब 5-6 दिन पहले रिवर्सल के साइन दिखाए थे, जब 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। आज के पैटर्न बिल्कुल पॉजिटिव है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 7600 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 100 रुपए का रिस्क है नीचे की साइड पे। लेकिन ऊपर की तरफ 7900 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। बजाज फाइनेंस 7707 डे हाई पर हमारे साथ अब इस वक्त। इनफैक्ट एक बार जरा अगर ये स्विंग आया ही है तो एक ट्रेड भी ले लेते हैं यहाँ पे। मानस, अमूमन आप एक सेकंड जरा इंट्राडे चार्ट रखेंगे प्लीज़ यहाँ पर। अमूमन आप एक ट्रेड ऑप्शंस में भी रिकमेंड कर ही देते हैं। विकास के पास जाने से पहले एक बार जरा कोई एट द मनी कॉल या फिर 7800 की कॉल रखिएगा डायरेक्टर साहब, अगस्त की सीरीज की। कोई प्लस कर सकते हैं क्या इस पे मानस, आपका व्यू? बिल्कुल। एक स्विंग तो देखिए, अगस्त का 7800 वाला कॉल ऑप्शन 235 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। आप वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिस्क जरूर है, क्योंकि रिजल्ट आया है, इवेंट है। लेकिन ऑप्शन के थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 190 के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं इस ऑप्शन में। और अगर ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला है तो इस ऑप्शन में आपको कम से कम 375 से 400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मार्केट इस समय डे हाई पर बढ़ने की तैयारी करता हुआ। निफ्टी 19825 जो डे हाई था उसको ऑलमोस्ट टेस्ट कर रहा है 19814 पर, और बैंक निफ्टी अब डे हाई पर 46060 और 46200 जो मैं लेवल कह रहा था वहां तक अगर चला जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन 46051 इस समय डे हाई के काफ़ी करीब। आईटीसी में एक फ्रेश मूव आया है, उसके अलावा ब्रिटानिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज में एक अभी मूव आया, शार्प बड़ा मूव। एसबीआई में बड़ा मूव। रिलायंस में पिछले कुछ मिनटों में एक और मूव आया जिसने निफ्टी की थोड़ी मदद की। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय यहाँ पर मोमेंटम दिखा रहे हैं। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक फिर कोशिश कर रहा है 1900 क्रॉस करने की। विकास सालुंके भी जुड़ गए हमारे साथ, उनको भी जोड़ लेते हैं। विकास, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं आप?
गुड आफ्टरनून जी। देखो, जिस हिसाब से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, मिड कैप के काउंटर भी यहाँ पे एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है। ईआईडी पैरी में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे कल हमने देखा गया है और मुझे लगता है वो कंटिन्यू कर सकता है। 530 के टारगेट यहाँ पे ईआईडी पैरी में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी कल के दिन के अगर देखो तो 486 के आसपास एक अच्छा बेस बना चुका था। तो 486 के स्टॉप लॉस से एआईडी पैरी को बाय करना, 530 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है आगे 1 से 2 दिन में आते हुए देखने मिलेंगे। और दूसरा रहेगा हिंद कॉपर में हमने देखा कि वीकली पैटर्न जो था उसका एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 122 का, वो उसने ब्रेक कर चुका और आज इंट्राडे में भी एक अच्छा मूव यहाँ पे कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे दूसरा काउंटर रहेगा हिंद कॉपर, उसका टारगेट यहाँ पे 134 के आसपास के बनते हुए देखने मिल रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा 123 का, तो 123 के स्टॉप लॉस पे हिंद कॉपर बाय करना, 134 के टारगेट। 34 के लिए हिंदुस्तान कॉपर में तेजी का ट्रेड और ईआईडी पैरी जो विकास काफी समय से ट्रैक करते आए हैं उसमें भी एक बाय कॉल। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ तैयार है। श्रीकांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। या आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि जितने भी बैंक स्टॉक्स है वहां पे वापस एक रिन्यूड इंटरेस्ट बन रहा है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। और अगर बैंक निफ्टी के भी अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो वहां पे लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनते जा रहा है जो शायद अपवर्ड ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकता है। तो करंट लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो तकरीबन 615-616 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहां पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना पड़ेगा वो हमें रखना पड़ेगा कम से कम 10 रुपए का, तो 604 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 615-16 में लॉन्ग पोजीशंस बनाए। टारगेट्स नजर आते हैं 630 और 635 के। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। 15 पे करीब करीब 60% रोल ओवर हो चुके हैं। आज मिड सेशन से इसमें रोल ओवर्स पिकअप हुए और डायरेक्टर साहब प्लीज़ रोल ओवर की शीट लाएंगे। अर्निंग्स आने वाली हैं, प्लस ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी से मेरे ख्याल से 15-17 रुपये का डिफरेंशियल बचा है, तो ये भी टोज पे है स्टॉक का। और स्टॉक्स लेके आइए, एक बार जरा केमिकल स्पेस लेके आइएगा। टाटा केमिकल 3.25% ऊपर। और आज सुबह जब फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को इस स्टॉक का मिला कि भाई मैं 2 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी क्रॉस कर रहा हूँ, मेरे को इतना कन्विक्शन नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे ये कैंडल बहुत ही शार्प हो रही है। और राजेश सतपुते जी, अब ये अपनी इस मेरे ख्याल से जनवरी 2023 से जो चली आ रही स्लोपिंग नॉर्मल चैनल है उसके हाईएस्ट जोन को स्ट्राइक कर रही है। कोई व्यू आपका टाटा केमिकल पे, या फिर एक व्यू भाई जिसने मॉर्निंग में लिया वो एग्जिट कर जाए, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, या फिर इसको पार कर सकता है? सेकंड थॉट क्या कहता है आपका? वीरेंद्र, देखिए कल इसमें मुझे याद है टाटा केमिकल में एक सेल सिग्नल मिला था और आज कंप्लीटली यहाँ पे रिवर्सल है। सो टेक्निकली इट्स अ विपसॉ। तो जो सेल था कल वो एक ट्रैप हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजीशन है तो रखनी चाहिए, होल्ड रखनी चाहिए। आपका स्टॉप तो के साथ इस पोजीशन में बने रहे। टाटा केमिकल में हमने देखा 1030 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वो इसका पहला टारगेट है। जैसे ही 1030 का लेवल क्रॉस करेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है इसका एक ब्रेकआउट आएगा और बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। लेकिन यस, फॉर द टाइम बिंग 1030 इसका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखे, जैसे मैंने कहा 970 975 के आसपास रखे तो बेटर होगा। ओके, टाटा केमिकल में बात हुई। अब आते हैं सीमेंट स्पेस पे एक बार फिर से, और मैं आपको जरा हल्का सा एक व्यू देता हूँ कि सीमेंट स्पेस में रोल ओवर साइड पे क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब एक एक करके रोल ओवर दिखाएंगे जरा आप। रोल ओवर 81% इन एसीसी, अंबुजा में करीब 70% और डालमिया भारत में 60%, ग्रासिम 84 डोमिनेट कर रहा है पूरी रोल ओवर की शीट को। तो ग्रासिम, एसीसी और अंबुजा ये 3 स्टॉक इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स पोस्ट कर रहे हैं। एक बार श्रीकांत एसीसी पे अपना व्यू दीजिएगा। 1915 मेरे ख्याल से इस ग्रुप के स्टॉक्स में ये एक ऐसा स्टॉक होगा जो कि अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन की तरफ बढ़ रहा है। फाइनली 15 फेब के बाद का पूरा क्लस्टर पार कर चुका है। आपका व्यू क्या कह रहा है कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग रोल ओवर फिगर्स? बिल्कुल, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है और ऐसे फॉर्मेशन में मैंने देखा है कि कई बार ये जो स्टॉक होता है वो अपने ऑलमोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स तक लगातार बढ़ते जाता है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं वो तकरीबन 2000-2020 के आ रहे हैं और करंट लेवल्स पे जैसे उसने स्विंग हाई भी क्रॉस किया है, तो मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस बनेगा वो आज के लो का बनेगा जो 1870 का है।
तो 1870 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बनाए और टारगेट्स 2020 के नजर आते हैं, तो उन्हीं टारगेट्स के लिए करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। देखिए वो एनआईआई का नंबर रिवाइज हुआ है, वो लग ही रहा था मुझे, वो मतलब पॉसिबल ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा जंप नहीं आ सकता है एनआईआई में। मतलब वो 8,000 करोड़ का एनआईआई का कोई मतलब नहीं था, वो कुछ गड़बड़ थी वहाँ पर, और अभी ये शायद फिर करेक्ट करके डाला गया है नंबर। तो ये इनफैक्ट फिर जो 6,718 करोड़ का नंबर है अनुज, फिर एक मिस है, क्योंकि 6,997 करोड़ नियरली 7,000 करोड़ का आंकड़ा था और 300 करोड़ एक अनुमान से कम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। शायद इसी वजह से वो स्टॉक फिर रिवर्स भी कर रहा है, करीब 23 बिल्कुल रुपए की गिरावट एग्जैक्टली है। उसी वजह से आई थिंक वो रिवर्सल आया है। चलिए अब मणप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ जल्द आ सकता है, और मणप्पुरम इस समय डे हाई पर। ये स्टोरी फाइल की थी मनी कंट्रोल के अश्विन मोहन ने। एक बार इस स्टोरी को रिविजिट करते हैं। देखिए, अगर डील एक्टिविटी के नजरिए से देखा जाए तो आजकल तो बीएफएसआई सेगमेंट में काफी हलचल है। हमें अपने सूत्र बता रहे हैं कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, जो केरला की एनबीएफसी मणप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी है, उसने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ का काम चालू कर दिया है। हमें अपने सूत्र बता रहे हैं कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्लान करती है कि इस आईपीओ के थ्रू वो करीब 1500 करोड़ का ग्रोथ कैपिटल रेज करे, प्योरली प्राइमरी इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के थ्रू। ये बात याद रखिए कि ऑलमोस्ट पूरी कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस ओन करती है, इसमें कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है। हमें अपने सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 3 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को एडवाइजर्स के लिए ऑनबोर्ड किया गया है। पहला है जेएम फाइनेंशियल, दूसरा है कोटक महिंद्रा कैपिटल, और फिर है नोमुरा। अगर आप टाइमलाइंस की बात करें, डील टाइमलाइंस की बात करें, तो प्लान ये है कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस अपना डीआरएचपी, जो कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, वो मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ इस सितंबर से पहले फाइल करे। अगर आप पूरा सेक्टर देखें तो कोविड के बाद इस सेक्टर में काफी बॉयंसी आई है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, आरबीआई ने नॉर्म्स चेंज किए हैं, और काफी बुलिशनेस है, ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है, एनालिस्ट भी काफी बुलिश हैं अगर देखा जाए रिसेंट के कुछ रिपोर्ट्स को। अगर आप इस कंपनी का एक राइवल का स्टॉक परफॉर्मेंस देखें, यह है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, जो वॉबक पिंकस बैक कंपनी है। पिछले 3 महीनों में 30% से ऊपर स्टॉक राइज कर चुका है, तो ओवरऑल मोमेंटम तो काफी अच्छा है। अगर आप आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो 2015 में इसको एक्वायर किया था मणप्पुरम फाइनेंस ने, और इसका ईएम करीब 10,000 करोड़ है और प्रॉफिट 218 करोड़ है। तो ये डिटेल्स हमारे पास हैं इस वक्त। कंपनी और बैंक से अभी तक हमें कुछ रिस्पांस मिला नहीं है, बट इस डील पे आप निगरानी रखिए। बैक टू यू। तो ये इनफैक्ट स्टॉक आज इसीलिए 4% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अश्विन मोहन वो डिटेल्स शेयर करते हुए, ऑफ कोर्स moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस बीच बीपीसीएल के स्टॉक में 1% की तेजी और नतीजे आ गए हैं। तो जो नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किया है वो आपके सामने। मुनाफा 10,551 करोड़ का ये इनफैक्ट आया है, और साथ ही साथ आय का आंकड़ा अगर आप देखें 1.12 लाख करोड़ की आय दरअसल कंपनी ने डिलीवर की है। 1.08 लाख का अनुमान था। तो आय के फ्रंट पर और साथ ही साथ मुनाफे के फ्रंट पर हमने देखा है डिलीवरी अच्छी रही है। तो ये फिलहाल बीपीसीएल, और बीपीसीएल उन स्टॉक्स में से एक है जिसमें बीच में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, और ये क्वार्टरली अपडेट के बाद शेयर फिर रुझान तेजी का ही दिखा रहा है। उम्मीद से बेहतर ये परफॉर्मेंस प्रॉफिट के फ्रंट पर और ब्याज से आय के फ्रंट पर आया। अब ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी के कैसे रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो कुछ देर में शायद अपडेट आता हुआ दिखाई देगा। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन का भी मेरे ख्याल में कुछ अपडेट आ रहा है, वो आपके साथ करते हैं शेयर। तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन उम्मीद से बेहतर $11 प्रति बैरल के आसपास का अनुमान था, कंपनी ने डिलीवर किया है नियरली $12.64 के आसपास। ये है बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पर 390 के आसपास ट्रेड। राजेश सातपुते, बीपीसीएल पहले तो टेक चेक। हर्षदा जी, मुझे लगता है यहाँ पे काउंटर में स्ट्रेंथ है, और ये जो स्ट्रेंथ है ये अपने 10 DMA के आसपास इसने जिस तरह से खुद को मेंटेन किया, 385 वो लेवल है। मेरे हिसाब से जब तक ये लेवल सस्टेन करता है तब तक दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं लगती। इनफैक्ट सामने जो राइटिंग हो रही है वो 400 पे हो रही है, तो इसे ट्रेड कैसा है कि बहुत छोटा
छोटा रेंज है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए रेंज ब्रेकआउट। दैट मीन्स 400 के ऊपर अगर जाता है तो कम से कम यहाँ पे आप कह सकते हैं 5% का गेन आएगा। तो इसे ट्रेड करना है तो देखिए बीपीसीएल का 400 का कॉल ऑप्शन मैंने लगाया, करीबन 8 रुपए के आसपास मिल रहा है। इसे आप ले, अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, तो बीपीसीएल का 400 का कॉल ऑप्शन अगस्त का बाय करें 8 रुपए पे, स्टॉप लॉस आप रखे 5 का और टारगेट सेट करें करीबन 12 से 15 का। तो यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे, वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली होगी। ओके, वॉलेटिलिटी डेफिनेटली होगी यहाँ पर। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस के बाद चलते हैं सबसे पहले सस्ता ऑप्शन के लिए। मानस बताइए। तो देखिए सीमेंस के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी अनुज जी। सीमेंस के अगर पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, एक प्राइस ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है। तो अगस्त मंथ का 3800 वाला कॉल ऑप्शन, 3800 का कॉल ऑप्शन अगस्त मंथ का, वहां पर खरीदारी करेंगे। 125-130 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 99 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऑप्शन के टारगेट 190 से लेकर 200 रुपए तक हो सकते हैं। ओके, सिमेंस की 3800 की नेक्स्ट मंथ की कॉल 127 पे ट्रेड कर रही है, आप पिक कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट ट्रेड पिक करते हैं। एफ&ओ का सुपरस्टार राजेश सतपुते जी देंगे। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र देखिए, नजर है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे, कल भी इस पे बात हुई थी। स्लोली एंड स्टेडीली आप कह सकते हैं कि ये अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहा है। जो बीच में इसमें थोड़ी सेलिंग थी वो एब्सॉर्ब हो गई है और ये अपने 1070 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इससे बाय इन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। मेरा जो टारगेट है वो 410 के आसपास का रहेगा। 395 पे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है करीबन 390 का। ओके, तो ये फिलहाल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर एक व्यू आता हुआ। श्रीकांत, आपकी बारी, बताइए चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि कई सारे कैपिटल गुड्स में एक अच्छा फॉर्मेशन बना है, स्पेशली कल के थर्मैक्स के रैली के बाद। हमें लगता है कि कमिंस इंडिया यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। पिछले कम से कम एक आध महीने से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक साइडवेज पैटर्न बना था, एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, और इसके ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 2100 के लेवल्स दिखा सकता है। करंटली 1925-1930 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो 1925-1930 में कमिंस इंडिया को लॉन्ग करे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 1880, तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं 2100 रुपए। ओके, कैपिटल गुड्स पहले सीमेंट से शुरुआत हुई और कमेंट्स पे आके ये ट्रेड अटक गया। 1925-80 पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर। अब चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करते हैं गौरांग सर से। गौरांग बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? गुरिंदर, डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव। काफी समय से हम इस पर ध्यान दे करके बैठे हैं और बहुत ही बेहतरीन आंकड़ों को लाते हुए नतीजों के आधार पर मेरे ख्याल से करीबन 370-75 के आसपास का मौजूदा स्तर होगा। ये सेक्टर पूरा बहुत ही आकर्षित लग रहा है हमें। तो हमें लग रहा है कि अगर समय की पाबंदी नहीं है और थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं तो एस्ट्रा माइक्रोवेव पर खरीदारी की राय है। ओके, एस्ट्रा माइक्रो में बाय किराया है 372 पे ट्रेड करता हुआ। आपकी स्क्रीन पर 4 प्रकार के ट्रेड्स आए थे। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आया था। यहाँ पे उन्होंने पिक किया था सिमेंस को 3800 की कॉल को करीब 190 के लक्ष्य के लिए 125 का स्टॉप लॉस ये के प्राइस पे आपको लेनी है। 99 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद राजेश सतपुते जी ने ट्रेड पिक किया अपना एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस में। जब सीज में 396 पे ट्रेड करता हुआ 410 का लक्ष्य, 390 का स्टॉप लॉस। फिर आया कमेंस श्रीकांत जी के सौजन्य से 4 का चमत्कार, 2100 का लक्ष्य, 1925 का प्राइस है, 1880 का स्टॉप लॉस। और एस्ट्रा को गौरांग जी ने पिक किया मिड कैप फंडा के तौर पे और करीब 372 की रेंज में ट्रेड करता हुआ। शॉर्ट कवरिंग के सहारे आरबीएल, क्योंकि ये बैन में है तो आप अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट कर सकते हैं। इट्स नाउ एट 237 डे हाई की ट्रिजरी में आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर। और एक दो स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ जो कि अच्छा कर रहे हैं। सुबह सुबह पावर फाइनेंस की बात हुई थी। पावर फाइनेंस 244 पे ये अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। अनुज, क्या जर्नी रही पीएफसी आरईसी? ये कॉम्बिनेशन हमेशा काम करता था इनफैक्ट। और अब देख लीजिए, ये मतलब एक बार चार्ट रखेंगे डायरेक्टर साहब इसका, और ये समझ लीजिए 6 सितंबर 2022 को इसका भाव था 104 रुपये और आज 244। क्या गजब का मूव रहा। गौरांग, एक सेंसिबल अप्रोच क्या कहती है कि इतने बड़े मूव के बाद क्या थोड़े प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए यहाँ पर? देखिए वीरेंद्र, ये इसका भी एक इतिहास रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत ही नकारात्मक और लंबे समय तक कंसोलिडेट होने के बाद अब इसकी काया पलट रही है। और पूरा ऊर्जा क्षेत्र जो है, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, खास करके पीएफसी जैसी कंपनियां हो गई या फिर
REC जैसी कंपनियां हो गई, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां हो गई, कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा बहुत मन बना करके समय अनुसार मुनाफा थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए शेयर बाजार में, क्योंकि आखिरकार आप निवेश करते हैं ताकि आपकी निवेश की पूंजी आगे बढ़े, और अगर बढ़ती है तो आपको जरूर है कि आपको मुनाफा बढ़ना चाहिए। PFC पर आपकी नजरें 2-2.5% ऊपर, और पावर ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अच्छा खासा फोकस रहेगा। आज इनफैक्ट एक बड़ा लेख आया अखबारों में, स्टॉक में हमने देखा एक एक्शन तेजी का साफ बना है। चलिए अब कल की बात करते हैं, और कल आएंगे कई सारे नतीजे, जिसमें पहले तो दिग्गज नेस्ले पर नजरें रहेंगी। और इत्तेफाक से आज देखिए FMCG स्टॉक्स में क्या तेजी बनी है। ब्रिटानिया हो, आपका ITC हो, इन सब में काफी तगड़ी खरीदारी नजर आ रही है। अब नेस्ले के लिए ये क्वार्टर कैसा रहेगा, साथ ही साथ बाकी कंपनियों में कई लिस्ट लंबी है, तो सुमित एक एक करके कुछ स्टॉक्स पर प्रीव्यू लेकर आए हैं। सुमित पहले बताइए, नेस्ले क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, नेस्ले केस में स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को ये ऑलरेडी डिस्काउंट करके ही चल रहा है अपने इस भाव के ऊपर। 75 के मल्टीपल पर है। वैसे ये बात है कि नेस्ले हमेशा से ही महंगी साइड पे काउंट करता है। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 16% बढ़त का अनुमान, मुनाफा 34% बढ़ने का अनुमान, 690 करोड़ रुपए का मुनाफा रहने का अनुमान है। 23-23.5% कंपनी का ईबीटा इस तिमाही में बढ़ सकता है। 22.5% ईबीटा मार्जिन रहेंगे, 21% के सामने YoY बेसिस पे अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ करीब 16 से लेकर 18%, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर चल रहा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ करीब 10 से लेकर 12% मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ करीब 7 से लेकर 8% के आसपास रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। जो इम्प्रूव हुआ है इनके प्रोडक्ट मिक्स में, जो इम्प्रूव हुआ है इनकी इनपुट कॉस्ट में, वो कंपनी के मार्जिन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। डेयरी इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा हायर साइड पर है, तो वो कैसा पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट करता है। रूरल डिमांड या सेमी अर्बन डिमांड कैसी रहती है, उसके ऊपर कमेंट्री क्रूशल है। और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के नए इनऑर्गेनिक अनाउंसमेंट, एक्सपेंशन, एक्विजिशंस, इनके ऊपर जो कमेंट्री आएगी वो थोड़ा क्रूशल रहेगा, तो इसलिए आप नेस्ले पर अदरवाइज भी नजर रखेंगे। लेकिन ये बात नॉर्मल है कि ऑलरेडी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है और एक महंगे वैल्यूएशन पे कामकाज कर रहा है। तो ये बात हुई नेस्ले की, ऑल टाइम हाईस पर। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन प्ले एक तरफ है, लेकिन कल नतीजे आएंगे और उस पर नजर रहेंगे, और उसके आगे कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि कंपनी क्या बाकी साल के लिए डिलीवर कर पाती है। अच्छा, इस बीच दीपक फर्टिलाइजर के नंबर्स आ गए हैं, और यहाँ पर हमने देखा है कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो मुनाफा है उसमें भारी कटौती देखने को मिली है, भारी गिरावट आई है, और आय भी करीब 4% घटकर आ रही है 2313 करोड़ पर। लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पर आप देखिए 433 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में घटकर सालाना आधार पर ध्यान रहे 110 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स जो 14% के आसपास कंपनी एंजॉय करती थी, वो घटकर आ गए हैं 9% के करीब, और इसीलिए गहरा नॉक आता हुआ देखते ही देखते करीब 7% टूट चुका है ये काउंटर इन खराब नंबर्स पर। गौरांग, ये वीकनेस क्या आगे बाजार को डर है और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है नंबर्स में? अर्षिता, अनलेस कोई एक वन ऑफ आइटम है इसका मेरे पास अभी हमारे पास जानकारी नहीं है किस वजह से इस प्रकार के आंकड़े आए हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बाजार को चिंता रहेगी, और अगर स्पष्टीकरण आता है मैनेजमेंट की तरफ से कि कुछ कारणों को लेकर के दबाव था और आने वाली तिमाहियों में सुधार हो सकता है, तो वो बात अलग है। लेकिन बहुत ही चौंकाने देने वाले आंकड़े हैं ये। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगी, बेटा मार्जिन्स गलती से मैंने वो BPCL के मार्जिन्स पर दिए, क्योंकि वो भी नीचे फ्लैश हो रहे थे। ये आधे हो गए हैं मार्जिन्स, 24% के 12%, इक्वली बैड कंपनी का प्रदर्शन। और एबिट लेवल पर भी एबिटा 740 करोड़ से घटकर 281 करोड़ पर, तो दिस इज फार बियॉन्ड दैट वन ऑफ। कुछ तो हुआ है, अब होपफुली कमेंट्री में साफ होगा कि ये धक्का किस वजह से आया है और स्टॉक क्रैक कर रहा है। चलिए सुमित के पास वापस जाएंगे। सुमित, अब इंडियन होटल और साथ ही डॉक्टर लाल, इंडियन होटल क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, इंडियन होटल केस में YoY बेसिस पे नंबर अच्छे दिखाई पड़ेंगे, Q-on-Q बेसिस पे थोड़े से वीक रहेंगे, क्योंकि Q-on-Q बेसिस पे पिछले क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, तो एक बड़े बेस के सामने नंबर आने वाले हैं, तो इसीलिए दो नंबर 280 करोड़ रुपए का मुनाफा 180 करोड़ से बढ़कर आएगा YoY बेसिस पर। रेवेन्यू भी 1450 करोड़ आएगा, 15% की बढ़त यहाँ पर भी आप YoY बेसिस पे देखेंगे। एबिटा फ्रंट पर भी मार्जिन एक्सपेंशन है, 30% के सामने 31% है, और एबिटा भी 378 करोड़ से 454 करोड़ है। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे ये नंबर थोड़े से कमजोर रहेंगे। अच्छी ऑक्यूपेंसीज, जो एवरेज रूम रेंट है वहाँ पर एक अच्छा बढ़त, उसका एक इम्पैक्ट, कंपनी ने अपनी इनपुट कॉस्ट को कम किया है,
और बाकी लागत कम की, जिसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन हैं थोड़े बेटर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। नए बिजनेस, इंटरनेशनल होटल्स, इसको लेकर कमेंट्री, प्लस गोइंग फॉरवर्ड G20 समिट के लेकर या जो वर्ल्ड कप है उसके आधार पर किस तरह की प्री एडवांस बुकिंग है, कैसे ARR है, कौन कौन से नए एरियाज़ में एक्सपेंशन है, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार बहुत क्रूशली वॉच करेगा। लेकिन अच्छे आउटलुक है, रनअप थोड़ा स्टॉक दिखा चुका है, Q-on-Q बेसिस पे थोड़े से वीक, YY बेसिस पे बेहतर नंबर रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब को देखेंगे तो वहाँ Q-on-Q बेसिस पे नंबर बेटर, YY बेसिस पे थोड़े से सबड्यूट साइड पे देखने को मिल सकते हैं नंबर्स। YY बेसिस पे 501 करोड़ से 554 करोड़ रुपए रेवेन्यू, करीब 23% के आसपास की बढ़त मुनाफे फ्रंट पर देखने को मिलेगी। मार्जिन यहाँ पर भी मोर लेस थोड़ा बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो एक अनुमान है वो 23, 23.5 से 24% के आसपास की, और EBITDA भी 135 करोड़ रुपए देखने को मिल सकता है। Q-on-Q नंबर्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे इनके, ये एक क्योंकि प्राइसिंग बढ़ाई है, प्राइस बढ़ाया है, तो प्राइसिंग का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पे आएगा। प्लस डिमांड साइड थोड़ी सी पिकअप करती है यूजुअली, तो वो भी एक कंपनी के लिए क्रूशल रहेगा। नेटवर्क एक्सपेंशन किया उन्होंने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट 3 एरियाज में, उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के नंबर से अब दिखना शुरू होगा। तो इसीलिए Q-on-Q बेसिस पे अच्छे नंबर डॉक्टर लाल में, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री इंडियन होटल में Q-on-Q बेसिस पे वीक साइड पे नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर्स का उल्लेख किया। अब इंडियन होटल्स काफ़ी चल चुका है, बहुत ही बड़े मूव के बाद ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे है। और जहाँ तक डॉक्टर लाल पैथलैब का सवाल है, इसने एक बहुत ही बड़ी बेस बिल्डिंग जर्नी तय करी। और जैसे कि सुमित ने यहाँ पे नंबर्स का आकलन पेश किया, याद रखिएगा वॉल्यूम्स और क्योंकि प्राइस हाइक भी लिए थे उन्होंने कुछ सेगमेंट्स में, और वॉल्यूम्स भी कुछ दिन, मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया, CNBC से आवाज़ पे अपीयर हुई थी मैनेजमेंट, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है पहले से। बहुत संक्षेप में राजेश जी, इसमें एक टिपिकल फ्लैग है, अगर नंबर सपोर्टिव रहे और 24-45 के ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करे तो कहाँ तक का स्ट्रेच पॉसिबल लग रहा है आपको डॉक्टर लाल पैथलैब में? देखिए मेरे हिसाब से डॉक्टर लाल की अगर बात करें तो यहाँ पे 2500 का टारगेट यहाँ पे विजिबल है। अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो 2500 के आसपास ही रेजिस्टेंस बनता है मूविंग एवरेज का। तो मेरे हिसाब से अगर पोजीशन बनी है तो यहाँ पे होल्ड रहे। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, लेकिन 2400 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 2500-2520 का इनिशियल टारगेट होगा। अगर वो लेवल निकले तो फिर शॉर्ट कवरिंग तेज होगी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है वो टारगेट सफिशिएंट होगा क्योंकि सामने एक्सपायरी भी है। ये देखिए BPCL भी अच्छे नंबर्स के बाद नहीं चल पाया, क्योंकि अब डर मार्केट को यही है कि जो क्रूड प्राइसेस अब इंच अप होने शुरू हुए हैं, कहीं उसकी वजह से ये जो नंबर्स थे ये कहीं वापस पीक क्वार्टर तो नहीं था। खैर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं गुरमीत, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले कुछ बड़े स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR, अब यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? एक बड़ी रैली जिन्होंने ऑलरेडी देख ली है, इसको रखें अभी भी पोर्टफोलियो में या फिर यहाँ पर बुक करें, क्योंकि नंबर्स तो खैर काफ़ी शानदार लगे थे। अनुज, काफी अच्छे नंबर है। मैंने बहुत टाइम बाद 3500 करोड़ के आसपास का पैक देखा। EBITDA 3.3 टाइम जंप हुआ। जो सबसे इम्प्रेसिव चीज है वो फ्री कैश फ्लो जनरेशन तो है ही है, डेट रिडक्शन है, और जो मैनेजमेंट ने एक जो गाइडेंस दिया है कि कंसोलिडेटेड EBIT का जो 6% का, आई थिंक वो बिल्कुल फॉर्मली ट्रैक पे है। तो अगर आप आउटलुक देखें यहाँ से, क्योंकि स्टॉक रन अप हो गया है काफी, तो करीबन 4 लाख से ऊपर JLR का आउटलुक लगता है इस साल का। 4 लाख होलसेल्स अगर आप ले तो JLR में वो बात कर रहे हैं 10% मार्जिन की तरफ जाने की, जो मैनेजमेंट कह रही है। कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो बहुत अच्छा टर्न अराउंड कर रहा है। वहां पे ऑलरेडी इस क्वार्टर 9.4%, 9.5% का मार्जिन आया। पैसेंजर PV में अच्छा कर ही रहे हैं, और मुझे लगता है EV में टाटा मोटर्स काफी अहेड है। उस कुछ पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग होगा EV पोर्टफोलियो का, मुझे ऐसा लगता है। नियर टर्म नहीं है, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा टर्न अराउंड है। नेट डेट लगभग सिर्फ 40-41 हजार करोड़ रह गया है। सारे मूविंग पार्ट्स जो थे वो आप अच्छा कर रहे हैं। JLR का भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अभी भी मेजर चंक है ओवरऑल नंबर्स का, बट गाइडेंस बहुत अच्छी है। आप नंबर ऑफ बुकिंग्स देखें डिफेंडर की, या ओवरऑल उसका मिक्स देखें, तो काफी हेल्दी ग्रोथ की तरफ कर रहा है। तो सारे सिलेंडर्स जैसे पर्सनल PV है, CV है, JLR है, अच्छा है। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बहुत रन अप हुआ है। ये कोविड में 2 डिजिट में आ गया था स्टॉक, मुझे अच्छे से याद है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट बहुत अच्छी स्टोरी है लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से।
ओके, अच्छा दूसरा स्टॉक जो बजाज फाइनेंस, यहाँ पर अब क्या भी होगा गुरमीत, क्योंकि नंबर्स थोड़े से मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े से फीके। थोड़ा मुझे लगता है अनुज एक्सपेक्टेशंस भी आप देखिए 3.8 मिलियन नए कस्टमर्स एक क्वार्टर में ऐड कर रहे हैं, 73 मिलियन कस्टमर्स हो गए हैं उनके, 5.5% का आरओए शायद ड्रीम आरओए होता है किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए, 25% आरओए। इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना हमें प्राइस बुक से हटके थोड़ा अर्निंग मल्टीपल, कंज्यूमर स्पेंडिंग का प्ले है, 32-33 के आसपास इनकी डिफरेंट लेंडिंग लाइंस है। तो वोलेटाइल स्टॉक है, थोड़ा मुझे लगता है प्री रन अप ही था स्टॉक में, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो रहा हो, नतीजे इतने खराब नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आप देखें, अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें 3,500 करोड़ को, तो 15,000 करोड़ साल का प्रॉफिट करेगा इस साल, और करीबन 4.5 लाख 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पे है, तो 30 मल्टीपल पे है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सपेंसिव है, आप उसको खाली प्राइस बुक पे देखते हैं इसलिए लगता है। और इतने कम एनपीए है इतनी ग्रैनुलर लेंडिंग पे, ये अपने आप दिखाता है कि किस क्वालिटी की क्रेडिट अंडरराइटिंग करते हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है वो जियो फाइनेंशियल का भी ओवरहैंग है कि वो डिस्टर्ब करेगा, मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से नतीजे इतने खराब नहीं है, और मेरे लिए तो पोर्टफोलियो स्टॉक है बहुत लंबे समय से, और मुझे लगता रहेगा कुछ समय। गुरमीत, एक और बड़ी चीज जो इस समय होती दिखाई दे रही है, जो आईटीसी की तरफ से डीमर्जर होटल बिजनेस का ऐलान हुआ है, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आगे फिर कुछ और ऐसी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि खबर आने के बाद हमने देखा है स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आया, शायद प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो, और आज फिर 2% ऊपर है। आपकी अप्रोच अब यहाँ से क्या रहेगी इस पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने तक आईटीसी में? मुझे लगता है जब तक हम बजट की तरफ नहीं जाते हैं, एक जो रिस्क होता है जो सिंह स्टॉक्स में, टोबैको, लिकर में, वो ड्यूटीज का होता है, और गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पिछले 3 साल से काफी स्टेडी है, तो वो रिफ्लेक्ट किया है, वॉल्यूम ग्रोथ में भी रिफ्लेक्ट किया है सिगरेट्स की, और मार्जिन में भी किया है, स्मगल्ड सिगरेट्स भी कम हुई। तो मैं, और अभी भी ये सबसे रीजनेबल एफएमसीजी स्टॉक है। अभी मैं देख रहा था आप ही की चर्चा की, नेस्ले 75 टाइम्स है, एचयूएल करीबन 60 टाइम्स है, तो रीजनेबल है वैल्यूएशन। होटल बिजनेस आई थिंक ये मॉडल अच्छा है, क्योंकि अगर वो वर्टिकल स्प्लिट होता तो उसके और इम्पैक्ट भी आ सकते थे, स्टैम्प ड्यूटी का भी इम्पैक्ट आ सकता था। तो ये जो 40-60 अरेंजमेंट है, मुझे लगता है ठीक है। आने वाले समय में मुझे लगता है इन्फोटेक बिजनेस भी आईटीसी करेगा डीमर्ज, एंड होपफुली फ्यूचर में शायद एफएमसीजी भी। तो मुझे लगता है कि ये लंबा रनवे है वैल्यू अनलॉकिंग का, प्लस कोर बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। होटल बिजनेस में आप देखेंगे तो करीबन 11,000 प्लस इनके पास रूम्स है, विच इज लाइक 50% ऑफ इंडियन होटल्स अगर आप कंपेयर करें, तो पोटेंशियल है। और होटल बिजनेस एक अच्छे अपटर्न में मुझे लगता है रहेगा कुछ समय। तो अगर ये टर्न अराउंड कर सकते हैं, जैसे इस साल इन्होंने 2300 करोड़ के आसपास टॉप लाइन किया, 700-800 करोड़ का एबिटा किया, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, एसेट लाइट मॉडल पे फोकस करते हैं, स्पेशली जो इनके मिड मार्केट ब्रांड है जैसे फॉर्च्यून वेलकम है, और लग्जरी में मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, मुझे लगता है अच्छा मार्केट कैप क्रिएट हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं आईटीसी को मुझे लगता, हाँ रन अप हुआ है थोड़ा, और होटल बिजनेस की न्यूज से वो 440 से 500 गया था, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होना न्यूज में नॉर्मल। आज हमने देखा थोड़ा वापस भी आया, तो मुझे लगता है ठीक है। अभी भी वैल्यूएशंस एफएमसीजी मुझे लगता है अभी भी सबसे रीजनेबल स्टॉक। थोड़ा बजट के आसपास थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा बस, वो अगर उस टाइम पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कर दिया है तो आप कर सकते। बजट आने में तो फिलहाल टाइम है, टाइम है। गुरमीत, बायबैक वाली जो थीम आज प्ले आउट हुई है, चाहे वो आप एलएनटी के बायबैक, जो पहला बायबैक का है कंपनी का हिस्ट्री में 10,000 करोड़ का और 3,000 रुपए प्रति शेयर पर आएगा, और दूसरा जो बायबैक इम्पेंडिंग है, वेटेड है, वो पीएल की तरफ से 28 जुलाई को बोर्ड बैठेगा, यानी कि परसों। ये बायबैक वाली थीम कितनी जमेगी इस तरह के मार्केट में? नहीं, अगर अच्छे प्रीमियम पे होता है और परसेंटेज बायबैक का रीजनेबल है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होता है, बट बहुत उसका नियर टर्म इम्पैक्ट होता है। मतलब एलएनटी इन पर्टिकुलर मुझे लगता है बिजनेस परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। 4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। लोगों को लग रहा था कि इलेक्शन ईयर में स्लो डाउन होगा, स्पेशली जो हाइड्रोकार्बन बुक है, रिन्यूएबल्स की बुक है, उस पर जबकि इनफैक्ट बढ़ोतरी हुई है। 50,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर आए हैं। मैं नेट वर्किंग कैपिटल देख रहा था, बहुत इंप्रूवमेंट है, लगभग 3.5% का इंप्रूवमेंट है, 17-18% पे आ गया है, और एग्जीक्यूशन अच्छा है, उसने थोड़ा सा मार्जिन को भी ऑफसेट किया है। और जो थोड़े उसके कंसर्निंग एरियाज थे, जैसे हैदराबाद मेट्रो था, उसकी राइडरशिप लगभग डबल हो गई है पिछले साल से, लगभग 5 लाख 5.5 लाख के आसपास डेली राइडरशिप है।
नाभा पावर जो थोड़ा वापस से आई थिंक 85% के आसपास पीएलएफ पे है। तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है एलएनटी में, बट मैं ये बार-बार बोलता रहा हूँ कि इंडिया कैपेक्स साइकिल में है, हम अर्ली स्टेज में हैं और एलएनटी ने जो पिछली कैपेक्स साइकिल थी उसमें बहुत आउट परफॉर्म किया था इवन बैंक्स को, सम ऑफ द बेस्ट बैंक्स। तो मुझे लगता है कि इसलिए आपने रन अप भी देखा है स्टॉक में। आप देखिए पिछले एक डेढ़ साल में बहुत अच्छा किया एलएनटी। अच्छा कैपेक्स साइकिल प्ले है, इससे अच्छा ईपीसी प्ले नहीं है। थोड़ा सा आप लेवल 2 भी जा सकते हैं, कुछ पावर यूटिलिटीज, कुछ केबल्स एंड वायर्स, कुछ बिल्डिंग मटेरियल, आप पूरी वैल्यू चेन मैप कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है हाउसिंग लेड भी है अदर देन इंफ्रा लेड कैपेक्स साइकिल है, उसको आप पूरा खेल सकते हैं। तो मैं ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स को लेकर काफी काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। के नंबर्स पीएसयू बैंक्स में मिड कैप में आए, आई मीन स्पेशली कैनरा बैंक के नंबर्स आई मीन सोमवार को आए थे। आपको अब एसबीआई से कितनी एक्सपेक्टेशन है? क्या एसबीआई इस बार के क्वार्टरली नंबर्स के साथ निफ्टी बैंक को किसी और ट्रैजेक्टरी में प्लेस कर सकता है? कोई नया प्राइस जोन में एसबीआई आ सकता है ऑल टाइम हाई? इस बार की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन आपकी? कहना नियर टर्म में कहना मुश्किल होगा वेदर जी, बट मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे होंगे, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ आप देखिए मंथ ऑन मंथ 15-16% एवरेज करी एसबीआई की बेटर होगी। और एसबीआई का अकेला ऐसा पीएसयू बैंक है जिसने मार्केट शेयर गेन किया है लोन में और डिपॉजिट में। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा प्रोविजनिंग नंबर देखना चाहूंगा, क्योंकि वो एक मार्केट ट्रैक करेगा कि प्रोविजनिंग नंबर कैसा चल रहा है। SMA1 SMA2 बुक देखूंगा, और बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, सब्सिडीज अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ा टियर कुछ आपका नीचे भी जाएंगे तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में काफी वैल्यू है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, इंक्लूडिंग थोड़े बहुत। मुझे इनफैक्ट पीएनबी में भी थोड़ा बहुत वैल्यू दिखता है, इस भाव पे बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। वैसे थोड़ा रिस्क रहता है, जैसे हमने कैनफिन में देखा कि सडनली कुछ आउट ऑफ द ब्लू आता है, तो फंडामेंटली आप इस पे लॉन्ग टर्म कॉल नहीं ले सकते हैं, बट टैक्टिकली इवन पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज इस टाइम पे रिलेटिवली बाकी बैंक से काफी अच्छे हैं। और एसबीआई में जो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आगे और अच्छा प्ले आउट, मुझे लगता है योनो बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग करेगा एसबीआई के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अच्छा गुरमीत, आज सुबह भी हमारा कई लोगों से इंट्रोडक्शन हो रहा था, इसमें काफ़ी जाने माने फंड मैनेजर्स भी थे। एक बहुत अच्छे सब्सटेंशियल और हैवी प्राइस डैमेज के बाद डायग्नोस्टिक स्टॉक्स काफ़ी फंड मैनेजर्स की प्रिफर्ड लिस्ट में हैं। आपकी लिस्ट में है क्या डायग्नोस्टिक स्टॉक्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल स्टॉक्स, और हाँ तो कौन से? हॉस्पिटल है, डेफिनेटली है। डायग्नोस्टिक मुझे लगता है शायद थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन होगा, और इसलिए मैं अभी उस पर उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, हालांकि बहुत बड़ी अनऑर्गेनाइज मार्केट है। आपने देखा है नए आईपीओ भी आ रहे हैं, यथार्थ हॉस्पिटल का मेरे नजदीक ही है जहाँ पे मैं रहता हूँ। अपोलो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैक्स हम रिव्यू कर रहे हैं। तो ओपीडी बड़ा है, शेयर जो है इलेक्टिव सर्जरीज का बड़ा है। अपोलो थोड़ा सा इंटीग्रेटेड प्ले, उसमें फार्मेसी भी है, उनका डिजिटल इनिशिएटिव भी है, और अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है हमें के बाद। ये थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है विद इन फार्मा, और मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप फार्मा को एक्सपैंड करेंगे तो शायद उस बहुत समय बाद यूएस जेनरिक्स में भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिखती है। इतना प्राइसिंग प्रेशर आया कि बहुत लोग यूएस मार्केट्स एग्जिट कर गए। लगभग 400 ड्रग शॉर्ट है यूएस में। आप अगर लुपिन का आप देखेंगे तो उसकी सेल आधी रह गई है जो 2014 में, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब चीज एकदम डाउन एंड आउट होती है तभी उसमें थोड़ा मुझे लगता है वैल्यू होता है। तो इंटायर फार्मा पैक मुझे लगता है कि काफी वैल्यू है। तो एक ये चीज हमने देखी है, जब मार्केट किसी को राइट ऑफ करता है, जैसे अब स्पेशलिटी केमिकल को कर रहा है, थोड़ी देर पहले आईटी को कर रहा था, तो कुछ टाइम बाद वैल्यू इमर्ज होती है। तो मुझे लगता है थोड़ा शायद पेशेंस लगेगा फार्मा में और थोड़ा बहुत आईटी में, बट मुझे लगता है काफी वैल्यू है इन दो पॉकेट्स में। ओके गुरमीत, अगेन आई डोंट नो इफ आपका इस पर व्यू है या नहीं, आरबीएल बैंक आपकी कवरेज में है क्या, जिस तरीके के मूव्स हमने रिसेंटली देखे हैं यहाँ पर? अनुज, मेरा एक पर्सनल बैंकिंग, क्योंकि मैं बैंक कर रहा हूँ, कि एक बार जब थोड़ा क्रेडिट को लेके कहीं किसी बैंक्स में थोड़ा लैक्सिटी आती है तो थोड़ा ट्रस्ट हिल जाता है मार्केट में। तो मुझे लगता है आपको ना इस ट्रस्ट को रीस्टैब्लिश करने के लिए 1-2 क्वार्टर नहीं, कम से कम 8-10 क्वार्टर चाहिए। हमने देखा है वो आईसीआईसीआई बैंक में, हमने वो देखा है एक्सिस बैंक में, अब हमें वो आईडीएफसी फर्स्ट में देखने को मिलता है। तो मेरी फेडरल बैंक ज्यादा अच्छी पसंद होगी अगर आप कंपेयर करें उसी सेगमेंट में, वैल्यूएशन वाइज, मैनेजमेंट पेडिग्री वाइज, क्वालिटी वाइज। तो मुझे लगता है मेरी प्रेफरेंस अगर बिटवीन द टू आप देखेंगे तो वहां ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये जो न्यूज चल रही है कि महिंद्रा ग्रुप स्टेक बढ़ाएगा और कोई अच्छा
प्रमोटर एंटिटी आता है, तो वो जो ट्रस्ट है वो थोड़ा मुझे लगता है जल्दी आ सकता है rather than just on performance. तो एक खराब साइकिल देखना जरूरी है इन बैंक्स को रीलोड होने के लिए मेरे हिसाब से, अगर आपको इसको कोर पोर्टफोलियो में रखना है। और मार्केट में इस टाइम वैल्यूएशंस मुझे लगता है बैंक निफ्टी रनअप जरूर हुआ है, बट एक जो हमारे जो स्ट्रक्चरल चेंज है क्रेडिट राइटिंग का, उसके हिसाब से मुझे अभी भी बैंक्स जो है लगता है काफी अच्छा प्ले है मीडियम लॉन्ग। ओके, चलिए बैंक्स की बात हुई तो बैंक निफ्टी 46,070 पर। गुरमीत, कैनफिन होम्स पर आपका क्या व्यू होगा? आप ये जो फ्रॉड का मामला आया, एक कॉन्फिडेंस हिलाया है इसने, 2 दिन में स्टॉक 12% नीचे। और अनुज बहुत अच्छे नतीजों के बाद आया, तो सरप्राइज। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि पीएसयूज एंटिटीज में बस यही एक रिस्क है, आप सडनली एक दिन आपको एक न्यूज आएगी एंड आप हेल्पलेस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको होम फाइनेंस अगर रखना है पोर्टफोलियो में, तो अफोर्डेबल हाउसिंग बेटर प्ले है। हमें होम फर्स्ट अच्छा लगता है, हमारे पोर्टफोलियो में काफी टाइम से हमें उसने रिवॉर्ड भी किया है। टीम की पेडिग्री बहुत अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट A1 है, उनके पॉकेट्स भी क्लियर है। सरफरेशी एक्ट अप्लाई करता है होम लोन्स में अप टू हायर अमाउंट, शायद 15 लाख है। तो रिकवरी एनपीए की बहुत अच्छी है, क्योंकि टिकट साइज बहुत लो होता है, ज्यादा ग्रैनुलर है। बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, तो मेरी पहली पसंद वहां पे है। और दूसरा मुझे लगता है कि बैंक्स में भी बहुत बहुत स्कोप है, अभी कोटक HDFC जैसे चले ही नहीं है। तो सेफर ऑप्शंस हैं, और कैनफिन कोई बहुत सस्ता नहीं है, 2.25 के प्राइस बुक मल्टीपल पे। तो मैं प्रेफर करूंगा होम फर्स्ट। और वो हालांकि ये एक ब्रांच रिलेटेड इशू है और अमाउंट भी थोड़ा सा कम है, बट जैसा मैंने बोला ये इंडस्ट्री ना ट्रस्ट पे है, एक बार वो फेथ शेकअप होता है तो वापस आने में टाइम लगता है। ओके, गुरमीत एक काम करिए, 2 मिनट जरा रहिए हमारे साथ, वापस आ रहा हूँ आपके पास। एक बार यतिन के पास चलते हैं और जरा डीलिंग रूम से चेक ले लेते हैं, फिर गुरमीत से चर्चा दोबारा शुरुआत करेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। और कोलगेट एक स्टॉक है जो शायद अब पोस्ट मार्केट आज ही रिजल्ट्स दिखाए। डीलर्स का मानना यह है कि अर्निंग्स ठीक ठाक होने चाहिए, यहाँ नए CEO भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है बाजार का कि रिजल्ट्स पे और कमेंट्री पे चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। और डीलर्स यहाँ BTHT की सलाह दे रहे हैं 30 से 40 रुपए के अपसाइड के साथ। ऑब्वियसली स्टॉक फ्लैट है, लेकिन ओवर द डेज देखें तो आप इनटू द रिजल्ट लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टेक महिंद्रा, ये एक IT स्टॉक है जो सबसे वीकेस्ट है और आज भी लगभग डेज लो पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ STBT का ट्रेड ले सकते हैं। काफ़ी सारे HNIs IT स्टॉक्स पर्टिकुलरली टेक महिंद्रा रिजल्ट्स के पहले शॉर्ट कर रहे हैं और उनको लगता है स्टॉक में अभी भी 20 से 25 रुपए की डाउनसाइड लाइकली है। तो यहाँ पर कुछ और डाउनसाइड टेक महिंद्रा में, लेकिन नंबर्स आने बाकी है और उस पर स्टॉक ऑफ कोर्स रिएक्ट करेगा ही। उससे पहले 1% नीचे, और कोलगेट में भी हमने देखा है नंबर्स से पहले स्टॉक थोड़ा नरम है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट क्लियरली डेस्क FII डेस्क का और DII डेस्क का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, एक पॉकेट जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे, जुबिलेंट फूड, इस पर गुरमीत मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है उसमें धीरे धीरे करके हमने देखा है जो ग्रोथ है वो ट्रिम होती हुई दिखाई दे रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है? और ये एक स्टार परफॉर्मर हुआ करता था पूरे QSR मार्केट का, क्या ये इन्फ्लेशन की मार है या फिर कुछ और डिलीवरी में इश्यूज है? मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, नई टीम आई है, एग्जिट्स बहुत सारे हुए। रजनीत अभी ब्रिटानिया में, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन इंक्लूडिंग माय नेबर। तो मैनेजमेंट एग्जिट हुए। थोड़ा मुझे लगता है डिस्क्लोजर नॉर्म्स में चेंजेस की उन्होंने, लाइक टू लाइक ग्रोथ और SSG ग्रोथ के पैरामीटर्स चेंज हुए। थोड़ा मुझे लगता है जो उनका ब्रांच एक्सपेंशन था कुछ एक पॉकेट्स में, वो जो ब्रांच टिपिकली 2 या 3 साल लेती है एक आउटलेट आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज होने में, तो उतना अच्छे से स्पेस आउट नहीं हुआ है कुछ पॉकेट्स में। बट ओवरऑल जो उनका मेन्यू है, कुजीन है, उनका डिपेंडेंस स्विगी और जोमेटो पे बहुत कम है, अपनी ऐप पे बहुत अच्छे डेटा एनालिटिक्स हैं। मुझे ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई कंसर्न नहीं दिखता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टेक। तो मुझे लगता है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत रिस्क थे और तब ये सॉफ्ट परफॉर्मेंस आया, इसलिए करेक्शन भी ज्यादा है, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। हमारी पसंद अभी पोर्टफोलियो में हमारे वेस्ट लाइफ है, 90-95% प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक है, कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव हो रहा है। इस साल का उन्होंने अगले 2 साल का प्रोजेक्शन बहुत अच्छा दिया है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस अच्छा दिया है। वैल्यूएशन स्पेस में थोड़े से ज्यादा होंगे, बट पूरी QSR स्पेस मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टोटल मार्केट कैप 70-80 हजार, सिप्ला से भी कम है। तो ये कैटेगरी बढ़ेगी जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग बढ़ेगी,
गोइंग आउट, जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन हम कहते हैं बढ़ेगा, ये कैटेगरी एक्सपैंड होगी और इसमें कई सारे विनर्स होंगे। तो जुबिलेंट भी हो सकता है कुछ टाइम में फ्यूचर में। अभी के लिए हमारे पोर्टफोलियो वेस्ट लाइफ। ओके, वेस्ट लाइफ आपका प्रेफर्ड स्टॉक ये रहेगा। अच्छा गुरमीत, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हम सीमेंट में विटनेस कर रहे हैं और जो टेक्निकल रोलओवर्स और डेरिवेटिव सेटअप है वो माइट भी इशारा ये भी कर रहा है कि ये तेज़ी जारी रहेगी। आपका सबसे प्रेफर्ड सीमेंट स्टॉक कौन सा है जो अभी आपने होल्ड किया हुआ है, और फ्रेश एडिशन के प्रोस्पेक्टिव से कोई थॉट्स हैं, आपके कोई विचार? हमें अल्ट्राटेक अच्छा लगता है। हमने टैक्टिकली थोड़ा सा अंबुजा ऐड किया था जब बहुत नेगेटिव न्यूज आई थी। काफी नीचे 300 के भी नीचे आ गया था, तो हमें लगा कि अनरीजनेबल वैल्यूएशंस है। कुछ हमने एक्सपोजर एक दो मिड कैप सीमेंट्स में भी लिया है। तो हमें इंटायर स्पेस अच्छा लगता है। बहुत टाइम बाद वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ रही है। आपने श्री का देखा वॉल्यूम ग्रोथ कितना अच्छा है। अल्ट्राटेक ने बात करी थी कि 90% से ऊपर, और पूरी इंडस्ट्री 10 साल से सिंगल डिजिट ग्रोथ पे है और पहली बार शायद डिमांड सप्लाई को आउटपेस कर रही है। तो जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिनका कैपेक्स ऑलरेडी हो चुका है और कंक्लूड होने वाला है, वो शायद गेन करेंगे। अल्ट्राटेक की बैलेंस शीट काफी इंप्रूव पिछले 2-3 साल में, तो मुझे लगता है ये स्पेस अच्छा करेगा। थोड़ा सा ये मॉनसून सीजन सॉफ्ट होता है, तो हो सकता है इस क्वार्टर के नतीजे सॉफ्ट हो, ऑफटेक भी कम होगा। तो वो एक थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा टिप मिलता है तो डेफिनेटली और ऐड कर सकते हैं। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए, ये बात हो गई कंप्लीट सर्कल से। अब एक बार सिप्ला के नंबर्स देख लेते हैं। सिप्ला के नंबर्स अच्छे आए हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। एबिडा, नेट प्रॉफिट, एबिडा मार्जिन, सारे नंबर्स अच्छे लगे मुझे और कंपेयर टू द पोल। और इस समय स्टॉक डे हाई पर शानदार 996 करोड़ का मुनाफा, 836 करोड़ का जबकि हमारा अनुमान था यहाँ पर, और तो 100 करोड़ का बीट यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप बाकी के नंबर्स देखें तो वहाँ पर भी अच्छी खासी बीट है। इवन जो मार्जिन है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे करीब 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पर बीट है इस समय। तो इसके लिए सारे नंबर्स इस समय यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। मानस, कोई कॉल आपका सिप्ला पर, कोई व्यू? देखिए, सिप्ला में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है अनुज जी। स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है, तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली 1049 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए स्टॉक में। पैटर्न पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 1090, 1095 तक के स्तर देखने को सिप्ला में मिल सकता है। ओके, सिप्ला की बात हो गई। चलिए इस मार्केट की क्लोजिंग को समझते हैं, उसके बाद बीटीएसटी कॉल्स लेंगे। क्लोज ठीक ठाक है, बेटर हो सकता था, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर थी कि 19729 के ऊपर निकले हम, लेकिन 19829 को नहीं क्रॉस कर पाए। तो सेकंड रेजिस्टेंस रह गई, लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, उसके ऊपर बंद हुए और अब सारा गेम है फेड के डिसीजन को लेकर। लेकिन हर्षिता, एक जो चीज़ मुझे लग रही है, जो 2-3 दिन की करेक्शन थी वो खत्म हुई है और मार्केट में आज एक वापस एक सिलसिला शुरू किया है वापस अपने पुराने हाइस की तरफ जाने के लिए। और बैंक निफ्टी से बस थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और तो लग रहा है कि शायद मुझे कि 20,000 का आंकड़ा बहुत जल्द आप वापस देखेंगे। बीटीएसटी कॉल्स लेना शुरू करते हैं फिर। गावा सर, बताइए क्या कैरी करेंगे? वेल, कैरी करूंगा बैंक से, क्योंकि मुझे बैंक स्ट्रांग नजर आते हैं। तो उसमें चुना है मैंने एक्सिस बैंक। बढ़िया लगता है, 977 पर ट्रेड कर रहा है एक्सिस बैंक। 970 का स्टॉप लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से 990 पॉसिबल है कल एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 977 पे प्रकाश सर की कॉल है। श्रीकांत, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि इंडस टावर यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 181 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें एक वॉल्यूम एंड प्राइस ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल से स्टॉक कम से कम 185 से लेकर 190 के भी लेवल्स दिखा सकता है और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो काफी नजदीक का है। तो 178 के स्टॉप लॉस के साथ इंडस टावर को लॉन्ग किया जा सकता है। ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है ये, आज अच्छा गेन इसमें दिखा है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मैं पीवीआर को लेके जाऊंगा। पीवीआर मुझे लगता है चार्टिकली यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेंथ है। जो डिप मिला था उसमें बाइंग ही उभर के आई है और अभी जो है वो आप कह सकते हैं कि इसने अपने 100 डीएमए को सरपास किया है। तो ये जो 1520 का लेवल था उसको ध्यान में रखते हुए 1500 का स्टॉप लॉस रखे और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा इसका 200 डीएमए, वो रहेगा करीबन 1560-1570 की ट्रेजेक्टरी में। तो पीवीआर इज अ बीटीएसटी। ओके, पीवीआर इज बीटीएसटी। मानस, आपका कैरी करेंगे?
अनुज जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर आई थिंक कल हमने एक करेक्शन देखा था, लेकिन आज वी शेप रिकवरी देखने को मिली, तो पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्यूचर में। स्टॉप लॉसेस 84.90 के भाव चल रहे हैं, स्टॉप लॉसेस आपके 83.30 के रहेंगे, और 88 रुपीज 88 रुपए तक के टारगेट आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्यूचर में सेट कर सकते हैं। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब जो 2% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। गौरांग, कोई ऐसा ट्रेड जो आपको लग रहा है कल के लिए कैरी करना चाहिए? वैसे मुझे एलएनटी लग रहा है, बहुत स्ट्रेंथ है इस काउंटर में, और जो भी खबरें आई हैं इस कंपनी को लेकर के, मेरे ख्याल से बाजार में काफी उत्सुकता रहेगी। और अगर छोटी मध्यम या लंबी अवधि का नजरिया है जो भी है, एक टेलविंड पॉजिटिव डेफिनेटली, तो एलएनटी पसंद करूंगा। पर नजरें और 3.5% ऊपर आज के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। एक बार सिप्ला को रिविजिट करते हैं, क्योंकि नतीजों के बाद इस स्टॉक में आप देखिए क्या बढ़िया मूव्स देखने को मिल रहे हैं। 1074 के लेवल्स लगभग 2% ऊपर आ गया है, और आज डे लो जो था इसका 1042 के आसपास था, वहां से सीधा भागा है और ये आसमान छूता हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव सिप्ला में बनता हुआ। और इससे पहले हम डॉक्टर रेड्डीज भी मेंशन कर रहे थे, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर था, और क्लियरली सिप्ला के नंबर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां से आगे बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स का इंतजार है, मेरे ख्याल में मार्केट बंद होने के साथ आएंगे वो। इसमें कोई प्री पोजिशनिंग है क्या आपकी, मानस? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज का पैटर्न डेफिनेटली पॉजिटिव है, और जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं वहां पर चार्ट्स बेहतरीन लग रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज तो पहले से ही हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि 5650 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 5420 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5550 और फिर 5650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है डॉक्टर रेड्डीज। ओके, डॉक्टर रेड्डीज जिसका जिक्र हर्षदा ने किया, मैं इनफैक्ट इसी चार्ट को लेकर बैठा था, निकाल के डिस्कशन शायद यही करता मैं। एट 5487 मेरे ख्याल से ये इसके करियर का सेकंड या थर्ड बेस्ट क्लोज होगा। मैं चार्ट्स को थोड़ा सा और बारीकी से देख लेता हूँ। इससे पहले आप समझ लीजिएगा कि 30 जून 2021 को इसका क्लोजिंग बेसिस पे जो हाई लगा था इट वाज 5570, तो और कितना लॉस्ट ग्राउंड इसने रीगेन किया। इसका 3 मार्च 2022 को लो था करीब 3657। क्या सेटअप है, क्या स्ट्रॉन्ग नंबर्स खैर आने हैं, लेकिन उससे पहले की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, केमिकल बास्केट में टाटा केमिकल का जिक्र हुआ था कुछ देर पहले, मैंने राजेश जी से बात भी की थी। एक बार बस यूपीएल को देख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव्स के स्टैट्स देखेंगे। एट 631.95 इसने हल्का सा एक पुल बैक जनरेट किया, सेव किया अपने आप को फ्रॉम क्रिएटिंग 52 वीक लो। खैर, एक बार स्टैट्स देखते हैं डेरिवेटिव्स के। देखिए, ये आंकड़े एक क्लियर पिक्चर तो नहीं देंगे, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये बताएंगे कि हुआ क्या बाजार में। मतलब आज इन स्टैट्स को देखने का तरीका दूसरा होता है। ये 3 लॉन्ग हार्डली, इस पर फोकस मत कीजिएगा। ये जो सेकेंड डिजिट है ना, शॉर्ट कवरिंग, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ रिलायंस में क्या हुआ, आज खबर आई उसके बाद, उससे पहले भी मूव था, और शॉर्ट कवरिंग। और एलएनटी में लॉन्ग बिल्डअप है, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में, एचपीसीएल पे और निफ्टी बैंक में। अच्छा, निफ्टी बैंक का क्लोज अच्छा आ रहा है, अबव 46,000, यानी जो वो कल मंथली एक्सपायरी होने वाला जो सबसे बड़ा कॉलेटर्स का जोन था, येस्टरडे आई थिंक 58 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था, उस क्लस्टर के ऊपर बंद हो रहा है। और बाकी शॉर्ट कवरिंग थी वोडाफोन आइडिया में, पिरामिड एंटरप्राइजेस में ऑल टाइम हाई इसका मेरे ख्याल से, आरबीएल बैंक पर शॉर्ट कवरिंग, और बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग कैनफिन होम्स में, इंटेलेक्ट डिजाइन, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और जुबिन फूड। बजाज फाइनेंस में जो अनवाइंडिंग हुई है ये करंट मंथ की ही दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, पर क्लोज ठीक ठाक है। अनुज, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को थोड़ी वरीयता, थोड़ी इंपॉर्टेंस, थोड़ी सी आई थिंक एक एज ले जा रहा है क्लोजिंग में। 46,080 मतलब उस सबसे बड़े कॉलाइटर के जोन के ऊपर, ऑल्दो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा क्लोज होता अगर 46,200 के ऊपर होता, बट स्टिल सेटिस्फैक्ट्री। नहीं, बिल्कुल वीरू, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे इस क्लोज में। और क्योंकि 46,076 के करीब, जैसा मैं कह रहा था हर्षदा को, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मेरे ख्याल से अब करेक्शन खत्म हो गई है। पहला साइन कल मिल गया था, कल जब हम 2 बजे ऑलमोस्ट डे लो पर थे, और कल हम जब बंद हुए थे, हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्लोजिंग अच्छी है। 2 दिन की खराब क्लोजिंग के बाद कल क्लोज अच्छी मिली, और आज एक मार्केट ने रीट्रेड कर दिया है। बस अब कल मुझे लग रहा है कि एक फेड की तरफ से एक बाकी का काम हो जाए, थोड़ी सी कमेंट्री डबिश आ जाए अगर, तो जो बचा खुचा मामला है वो भी हो जाएगा, और आप फिर से एक बार वो 20,000 का काउंटडाउन शुरू कर देंगे। और एक चीज़ जो अच्छी हुई है 2 दिन से, कि मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रही है। इस डिक्लाइन में भी मार्केट ब्रेथ नहीं बिगड़ी थी। मिड कैप इंडेक्स ने आज, इनफैक्ट कल भी ऑलमोस्ट लगा दिया था हाई, कल नहीं लगा पाया लेकिन आज हाई लगा दिया,
और जैसा आप बोल रहे हैं बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द एंड, बस एक चीज़ है, ये HDFC बैंक ने थोड़ा तंग किया है। वो मैं बार बार इसको इसलिए रिविजिट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का। ये डे लो पर जाकर बंद हो रहा है। ये देखिए इसने ये चलने के मूड में नहीं है, डे लो पर, एग्जैक्ट डे लो पर बंद हो रहा है। लेकिन ये भी एक मार्केट की स्ट्रेंथ है कि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक डे लो पर बंद हुआ लेकिन मार्केट क्लोज टू डे हाई पर बंद हुआ, तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम है बाय द वे। वो वोडाफोन आइडिया देखिए टेम्परेरी फ्रीज पर इस समय, करीब करीब 10% का मूव वोडाफोन आइडिया में इस समय, और शायद उसी से रिलेटेड प्ले है इंडस टावर। इंडस टावर में भी आज अच्छे मूव्स। इंडस टावर करीब करीब, वोडाफोन अब कैश में खुल गया फ्रीज, एफएनओ में नहीं खुला है। इंडस टावर में भी करीब करीब 6% के मूव्स। और आरबीएल बैंक का ये एक और स्टॉक है, 85% पर आ गया है यहाँ पर अब मामला, शायद बैन से बाहर आए, लेकिन ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट टेम्परेरी फ्रीज पर, करीब करीब 8.5% का जंप यहाँ पर। क्या शानदार सत्र उभर कर आया आज का। कैश वाले काउंटर्स हो, वायदे वाले काउंटर्स हो, एक तरफा तेजी देखने को मिली है और निफ्टी बैंक इनफैक्ट डे हाई पर ही जाकर टिकेगा। 200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। 19,800 को हम क्लोजिंग पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ मोमेंटम क्लियरली तेजी की तरफ रहा है। अच्छा, एक कैश मार्केट वाला ट्रेड जो लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी में रहा है, थंगमाइल ज्वेलरी, 1128 का स्टॉक है ये। नंबर्स हमने देखे तो उसके बाद ये तेजी साफ तौर से जारी रही है। टेक्निकली मानस अगला पड़ाव क्या रहेगा, या फिर अब आ गया है प्रॉफिट बुक करने का टाइम? मैं स्टॉक के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ हर्षिता जी। थंगमाइल ज्वेलरी, गावा साहब आप देख पा रहे हैं क्या? जी हाँ, स्टॉक में निकाल लिया है, काफी स्ट्रेच हो चुका है फ्रॉम 900 टू 1127। आई थिंक ट्राइंग टू बुक प्रॉफिट। वीकनेस नहीं है, 1000 के ऊपर भी है, होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, 1050 का स्टॉप लगाकर कंटिन्यू, बट प्रॉफिट बुक करने की जगह तो अच्छी है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है थंगमाइल ज्वेलरी। इनफैक्ट इस हफ्ते का चार्ट देखना चाहिए। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में इनफैक्ट इस स्टॉक ने कमाल करके दिखाया है और नंबर्स के बाद ही वो बड़ा मूव आता हुआ। ऐसे कई स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जहां पर तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल आखिरी 3 मिनट ट्रेड के, और आज टॉप गेनर्स में ऑफ कोर्स लीडरशिप L&T ITC जैसे काउंटर्स की रही, लेकिन ये 10 मिनट पहले जो सिप्ला के नतीजे आए उसके बाद हमने देखा है कमाल। अच्छा, ध्यान रहे कि यूएस बिजनेस में 43% तक की ग्रोथ आ रही है सिप्ला की तरफ से, और ये यूएस बिजनेस में अगर प्राइसिंग पावर भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी वो कमाल कर सकता है, लार्जली सिर्फ सिप्ला ही नहीं बाकी सभी फार्मा कंपनियों के लिए। तो उस कमेंट्री पर आपकी नजरें होनी चाहिए, उस पर आगे और होपफुली डिटेल आता हुआ दिखाई देगा। चलिए वॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज की क्लोजिंग किन लेवल्स पर होती हुई दिखाई देगी। 92 अंकों की बढ़त पर निफ्टी जाकर टिक रहा है। 92 पॉइंट्स का इजाफा, आधे % के गेन्स क्लियरली बने हैं। और आज का दिन निफ्टी बैंक के हवाले 200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा यहां पर इस इंडेक्स ने कमाया है। निफ्टी IT इंडेक्स आपको महज 34 पॉइंट ऊपर दिखेगा, लेकिन निफ्टी बैंक के साथ साथ PSU बैंक इंडेक्स भी आप स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि वहां पर पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे अच्छे रहे। SBI से अब एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा और ये इंडेक्स भी करीब करीब 1.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टोरली FMCG स्टॉक्स का भी दिन था आज, जहां पर क्लियरली ITC में तेजी, ब्रिटानिया में तेजी, कल नेस्ले के नतीजे आएंगे, HUL में खरीदारी, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स का इंतजार है और ये पूरा पैक भी आज आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन 3-4 स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा आज लाइमलाइट बटोरी है वो क्लियरली L&T था पहले, क्योंकि नंबर्स अच्छे और उसके ऊपर ऑफ कोर्स हमने देखा वो बायबैक का आंकड़ा आया है। 10,000 करोड़ कंपनी खर्च करेगी, 3,000 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक आएगा। टाटा मोटर्स नतीजे शानदार, लेकिन टाटा मोटर्स के DVR पर सभी की नजरें थी, क्योंकि ये DVR अब कन्वर्ट होंगे नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स में, और उसी का प्ले रहा। आज इंट्राडे में 14% तक का तेजी का मूव देखने को मिला था। 11-11.5% के गेन्स पर ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं, आप रेडार पर रखिएगा कुछ और काउंटर्स जो खबरों में थे। कैनफिन होम्स मिसाल के तौर पर, वो फ्रॉड के चलते हमने देखा है स्टॉक में गहरा नॉक, करीब 8-9% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दी है। ऑफ कोर्स दूसरी तरफ खबरों में RBL, जहां पर अपडेट से आ रहे हैं कि शायद M&M ग्रुप ने ओपन मार्केट में स्टॉक कुछ खरीदा है, 7% का इजाफा। मन्नपुरम, जिसकी सब्सिडरी दरअसल IPO की तैयारी करती हुई दिखाई देगी, उस स्टॉक में भी अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले। तो ये खबरों वाले शेयर थे। अब लेकर आते हैं आपके लिए
पूरा हीट मैप, जहां पर आपको क्लियर दिखाई देगा कि किन स्टॉक्स में तेजी बनी और कौन से वो बैकफुट पर रहे। तो आज का दिन तेजी का, दिग्गजों में एल&टी, सिप्ला नंबर्स पर रिएक्ट अच्छा किया है स्टॉक ने, और इसको देखकर फिर सन फार्मा में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स का इंतजार है। टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस चला है आज। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए अच्छा सत्र, एसबीआई की तरफ से पार्टिसिपेशन, रिलायंस की तरफ से पार्टिसिपेशन। तो 19773 पर मार्केट टिकता हुआ, 100 पॉइंट के गेन्स, और हम अच्छी तेजी लेकर जा रहे हैं कंसिडरिंग आज ओवरनाइट एक बड़ा इवेंट आएगा और फेड का लग रहा है मार्केट को कोई फिलहाल खतरा नहीं। बजाज फाइनेंस नंबर्स के बाद खासा करेक्ट हुआ। लूजिंग एंड पर एम&एम, बजाज फिनसर्व जो नंबर्स कल पोस्ट करेगा, अपोलो हॉस्पिटल्स, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी तेजी और एक शानदार क्लोज क्लियरली मार्केट का उभर कर आया है, जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया और मिड कैप्स का भी साथ रहा 160 पॉइंट ऊपर वो इंडेक्स। चलिए अब लेकर आते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला। रिटर्न्स क्या बने हैं? टाटा मोटर्स का डीवीआर पिक किया था आशीष ने, फिर पीईएल, अंबर एंटरप्राइजेस, एल&टी, ये सब खबरें नंबर्स के लिहाज से आपको चुनकर इन्होंने आइडेंटिफाई किए। नीरज ने मार्क्सन फार्मा रखा तेजी में, दूसरी त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जुबलेंट फूड, उदयपुर सीमेंट वर्क्स मंदी वाले ट्रेड साबित हुए हैं और वहां पर भी दबाव देखने को मिला। बिल्कुल, तो एक शानदार दिन मार्केट के लिए मैं कहूँगा, और एक क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रही। अब इंतज़ार रहेगा आज रात को आने वाले फेड के फैसले का, सबकी नज़रें रहेंगी उस पर, ख़ास तौर से कमेंट्री पर। लेकिन आपको जगने की ज़रूरत नहीं है रात को, क्योंकि हमारी पूरी टीम कल सुबह सुबह जुड़ने वाली है आपके साथ। सही कहा वीरो? बिल्कुल, थोड़ी रात भारी है और कल जुलाई की एक्सपायरी है। कल एक्सपायरी के लिए आपसे होगी मुलाकात सुबह 6:57 पर। हर्षदा, मेरी, आशीष, अनुज और नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार।